अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, अब हम IGCSE का केमिस्ट्री ये वाला कोड है, मई जून 2019। तो ये भी अगेन एक सिलेबस रिवीजन की इंटेंशन से हम इसको देखेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात बच्चों, जो आपको MCQs के पेपर में कल जो एक वो बबल शीट शेडिंग का काम होगा, देखिए उसमें एक तो याद रखिए कि आपकी जो पेंसिल है, एक तो वो पेंसिल से आपने करना, ठीक है। यूज अ पेंसिल। पेंसिल भी कौन सी वाली, बी या HB वाली। अब देखिए इधर ऊपर इसने इंस्ट्रक्शंस में भी कहीं ना कहीं ये लिखा होगा, तो ये लिखा हुआ है इसने, चूज वन ऑफ योर आंसर्स एंड रिकॉर्ड योर चॉइस इन सॉफ्ट पेंसिल ऑन अ सेपरेट आंसर शीट। ये वो बबल शीट से आपको गिवन होगी, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये लिखा हुआ है कि सॉफ्ट पेंसिल टाइप बी और HB इज रिकमेंडेड, ठीक है। अच्छा, अब उसमें करना ये होता है, मैं आपको वैसे जरा एक आइडिया दे दूं, तो उसमें ना इस तरह का एक आपको पूरा एक पेज सा, अलग सी बबल शीट का पेज यूं आपको दिया होता है, ठीक है। अब उसमें इस तरह से लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे ABCD करके, और हर एक के नीचे इस तरह से, सॉरी एक मिनट, इस तरह की चॉइसेस बने होंगे, ठीक है। ऐसे करके ये बॉक्सेस इसके नीचे यूं बने होते हैं, तो ABC, और इस तरह करके, एक सेकंड में इसको यूं बना दूं, ये ABC और D इस तरह करके बॉक्सेस बने होंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे आपको ये उस तरह से A B C और D यूं दिया होगा, ठीक है। और इस तरह से उसने नीचे इस तरह के बॉक्सेस उनके नीचे यूं बनाते होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको यूं बॉक्सेस वो देगा। सी फर्ज करें आपके क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन A आंसर है, या चलिए B आंसर है, तो आपने वो B या HB वाली पेंसिल से उस बॉक्स के ना अंदर एक नीट सा बस इस तरह शेडिंग मुकम्मल करनी है कि उस बॉक्स से बाहर नहीं जाना, ठीक। इस तरह से आपने एक नीट सी शेडिंग कर देनी कि बॉक्स से बाहर आपने नहीं जाना, ठीक है। फर्ज कीजिए 2 का C ऑप्शन है, तो 2 के C में आपने क्या किया कि उस पेंसिल से इस तरह से आपने इस तरह शेडिंग मुकम्मल कर दी, ठीक है, लाइक दिस। तो उस तरह क्लीन सा एक मुकम्मल शेडिंग, कंप्लीट वाली जो शेडिंग होती है, तो बाकी कोई आपने इसमें ये नहीं करना कि आप ऐसे सर्कल भी कर दें और नीचे शेडिंग भी कर दें, नो। बस क्वेश्चन नंबर और उसका जो भी ऑप्शन होगा आपने उसके नीचे उस बॉक्स को पेंसिल से, पेन से नहीं करना, ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपने देखिए शेडिंग इस तरह से मुकम्मल ना की, सपोज थोड़ा सा ये ऐसे आप छोड़ देते हो, तो ये ऑप्शन फिर आपकी उस स्कैनिंग मशीन में नहीं आता, तो इसको इस तरह हाफ, आधा पौना शेडिंग नहीं करनी, ठीक है, ये गलत तरीक़ेकार है। या ऐसा नहीं करना होता कि फर्ज कीजिए आपने उस शेडेड बॉक्स को पूरा शेड करके आप उससे बाहर थोड़ा सा ऐसे करके निकल जाओ, ये भी सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो बस आपने नीटली उस बॉक्स के अंदर रहते हुए ऐसे एक कंप्लीट शेडिंग, मुकम्मल शेडिंग इस तरह जो होती है, आपने ऐसे करना। तो ऐसे ये देखिए, जैसे मैं इधर भी थोड़ा सा बाहर चला गया, तो ये ख्याल करना, ठीक है। तो इस तरह की आपने कोई हरकत नहीं करनी, तो नीट सी शेडिंग इस तरह से बस उस बॉक्स को कम्प्लीटली फिल करने वाली आपने ऐसे करनी है। और रिमेंबर, पेंसिल यूज करनी है B या HB टाइप वाली। तो इस तरह की ये बबल शीट होगी, ये जाएगी टिल द 40th क्वेश्चन, यहाँ से 2 3 4 सब इसी तरह 40th MCQ तक इस तरह आपको शेडिंग करना है। तो आपकी चेक असल में ये बबल शीट हुआ करती है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर तो इधर ही रह जाता है, वो बबल शीट आपकी फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको फिर आपने सिर्फ नीटली एट दी एंड करना है। तो बेस्ट होता है साथ साथ आप बबल शीट साइड पर रखें, क्वेश्चन पेपर पढ़ते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, बस आंखें खोल के देखना है, क्वेश्चन 1 ही की शेडिंग कर रहे हो या क्वेश्चन 2 की ही कर रहे हो, क्वेश्चन 3 की ही कर रहे हो। कई दफा होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 की शेडिंग बंदा 2 में कर देता है, 2 की फिर 3 में चली जाती है, 3 की 4 में। तो क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन देख के एहतियात से साथ साथ आप, टेस्ट ये होता है कि इसको साथ साथ करते जाइए। तो उम्मीद है आपको ये शेडिंग ऑफ द बबल शीट समझ आ गई होगी। तो बाकी इंस्ट्रक्शंस
वो आपको वहाँ बता भी देते हैं सारी, हर साल बच्चे करते हैं इसको, कुछ मुश्किल काम नहीं है। ठीक, तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। वो जो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि the apparatus shown is set up. After 20 minutes, a white ring of ammonium chloride is seen at the position Y. देखिए, आपको ये एक्सपेरिमेंट पिछले भी पेपरों में अब चीज़ें रिपीट होती है, आपको फील होगी कि देखिए कहता है कॉटन वुल सोक्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस अमोनिया। अब आपको पता है कि एक्वस अमोनिया का MR जो है दैट इज 17, ठीक है, और इधर से उसने दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका MR जो है, अब इधर से हमारे पास ये HCl का MR इज 36.5, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में वो कहता है कि अब आपको पता है यहाँ से जाहिर है अमोनिया गैस के वेपर्स निकल के जाएंगे, ठीक है, और प्लस इधर से आएंगे आपके पास HCl के। तो जब अमोनिया और HCl जुड़ेगा तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इसमें अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स बनते हैं। आपको याद है कि इसमें अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स ऐसे बनेंगे। अब वो है वाइट रिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो इधर बनता है। अब आपको पता ना कि अमोनिया का MR 17 है और HCl का 36.5 है, तो 17 का ऑलमोस्ट डबल होता है 36.5। तो इसका मास चूंकि डबल है तो इसकी जो डिफ्यूजन की स्पीड होगी वो सबसे स्लोएस्ट होगी, इनमें दोनों में स्लोअर होगी, और जो इसका MR चूंकि लेसर है, सिंगल है, तो इसकी स्पीड डबल होगी। तो जाहिर है जब ये अमोनिया तेजी से डिफ्यूज करेगा और HCl स्लोली डिफ्यूज करेगा तो ये समवेयर इधर ही जाके दोनों आपस में मिलेंगे और अमोनियम क्लोराइड का वाइट फ्यूम बनेगा। खैर, उसने कहा, कहता है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज करेक्ट। यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि अमोनिया भी कोवलेंट है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कोवलेंट है, इसीलिए वो लफ्ज मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं। कहता है कौन सी बात इसमें करेक्ट है अमोनिया और HCl के बारे में। पहला ऑप्शन, the molecules in ammonia have a larger MR। ये तो गलत बात है, MR उसका अमोनिया का स्मॉलर है, ये तो बात यही गलत हो गई, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। बी में कहता है molecules in ammonia have a larger MR, तो ये भी गलत बात है, MR उनका लार्जर नहीं है, HCl का लार्जर है। सी ऑप्शन में कहता है कि molecules in ammonia have a smaller MR than the molecules of hydrogen chloride and so they move more slowly। अब देखिए, जब अमोनिया का MR स्मॉलर होगा देन MR ऑफ HCl तो फिर वो स्लोली तो मूव नहीं करेंगे, वो तो फिर तेजी से मूव करेंगे, क्योंकि डिफ्यूजन की जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू MR है। जितना देखिए लाइटर MR होता है चीज उतना तेजी से दौड़ेगी, ठीक है। तो अब कहता है डी में मॉलिक्यूल्स इन अमोनिया हैव अ स्मॉलर MR देन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सो दे मूव मोर क्विकली। तो डी ऑप्शन ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है, तो डी ऑप्शन। जरा चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, डी इसका जवाब बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जरा चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, वो कहता है कि a student measures 25.00 cm cube of dilute hydrochloric acid accurately, 25.00 cm cube। तो वो कहता है कि कौन सा apparatus मोस्ट सूटेबल है, ठीक है जी। तो मोस्ट सूटेबल जो इसमें होना चाहिए, अब ये देखिए, ये एक चीज हमने पढ़ी थी कि वैसे तो 25, अगर उसने सिर्फ ये लिखा होता ना 25 cm क्यूब या खाली ये 25, यानी इधर कोई 7 पॉइंट समथिंग समथिंग ना होता, तो फिर तो हम क्या यूज करते, 25 cm क्यूब का मतलब है कि फिर तो पिपेट आप इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था इस तरह का कि देखिए, इस पिपेट में आप जानते हो कि इसमें सिर्फ यहाँ पे ना एक मार्क लगा होता है, बाकी कोई डिविजन्स या ऐसे स्केलिंग उस पर नहीं हुई होती, एक ही निशान होता है जो कि 25 cm क्यूब का निशान होता है, ठीक है। तो ये आपने ना, इसमें बड़ी एक कंफ्यूजिंग बात है कि 25.00, ये जो दो आपके पास डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, ऐसे दो डेसिमल प्लेसेस वाला, तो अब मेजरिंग सिलेंडर में भी आपको पता है कि देखिए, मेजरिंग सिलेंडर भी बात ठीक है कि आपको बीकर तो खैर चलें, इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कहते हैं विच apparatus इज द मोस्ट सूटेबल। अब सूटेबल तो मेजरिंग सिलेंडर भी है, ब्यूरेट भी है, पिपेट भी है 25 cm क्यूब को करने का,
बट यहाँ सारा कोड वर्ड छुपा हुआ है इस 0.00 में। देखिए बच्चों, मेजरिंग सिलेंडर होता ना, मेजरिंग सिलेंडर भी इसका आंसर नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि देखिए ये मेजरिंग सिलेंडर में 25.0 cm क्यूब अगर नापने को बोलता ना, तो फिर हम यानी एक डेसिमल प्लेस तक जीरो डालता तो मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। वजह जरा गौर से अब ये बात समझिएगा, बिकॉज मेजरिंग सिलेंडर में आपको पता है ना कि नॉर्मली हमने जो ये मिसाल मेजरिंग सिलेंडर का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें देखिए ये अगर जीरो था तो नॉर्मली इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये सपोज ऐसे करके मिसाल अगर 1 cm क्यूब आए तो ज्यादा से ज्यादा उसकी एक्यूरेसी इधर तक 0.1 cm क्यूब की होती है। तो अगर इसलिए अगर कभी 25.0 कहे तो मेजरिंग सिलेंडर मोस्ट सूटेबल है। 25 खाली बोले 7.0 समथिंग ना हो तो पिपेट मेजर आउट करने के लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जो इसने ये बोली है ना बात 25.00 cm क्यूब, तो जब दो डेसिमल प्लेसेस आए तो याद रखिएगा कि जो ब्यूरेट की एक्यूरेसी होती है, आप ब्यूरेट की एक्यूरेसी याद रखिए कभी भी अगर हमें इसमें इस तरह से सॉरी ये देखनी पड़े, तो इसकी जो एक्यूरेसी है सी वो होती है नॉर्मली इस तरह करके 0.00 दो डेसिमल प्लेसेस तक। तो इसका मतलब है कि फिर ये ब्यूरेट इसका मोस्ट सूटेबल होना चाहिए। ड्रॉपिंग पिपेट खाली इतना होता तो फिर हम लिखते, बट ये जो 0.00 इसने कहा है, तो इससे फिर जहन में रखिएगा आपके ये जो ब्यूरेट है ये इस वक्त मेजरिंग सिलेंडर जो हम वो करेंगे वो 25.00 मेजर आउट करेगा। तो अब जरा देखिए 2 का सी ऑप्शन, इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये बड़ी एक अजीब सी छोटी ट्रिकी सी बात है कि अगर खाली 25 cm क्यूब कहता 7 पॉइंट समथिंग कुछ ना होता तो पिपेट, 25.0 तो मेजरिंग सिलेंडर, 25.00 तो ब्यूरेट। ये जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहता है द क्रोमैटोग्राम ऑफ अ सोल्यूशन। देखिए सवाल था द क्रोमैटोग्राम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द टू मेटल आयंस P and Q इज शोन। ठीक है, तो वो कहता है कि द क्रोमैटोग्राम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टू मेटल आयंस P and Q इज शोन। तो ये सॉल्वेंट फ्रंट है, ये बेसलाइन है, ये हमें इस तरह से उसने एक बेसलाइन यूं दी हुई है, ठीक है। तो वो कहता है कि द क्रोमैटोग्राम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टू मेटल आयंस P and Q इज शोन। P is colored, तो a locating agent is used to find the position of Q। अच्छा, अब अगर P कलर्ड है तो वो तो हमें नजर आ जाएगा, लेकिन लोकेटिंग एजेंट अगर आप पोजीशन ऑफ Q तलाश करने के लिए स्प्रे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि फिर ये Q कोई कलरलेस, इनिशियली तो कलरलेस सब्सटेंस था ना, तो फिर इसीलिए इसको लोकेट करने के लिए लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल हुआ। कहता है द RF वैल्यू ऑफ ईच सोल्यूशन इज कैलकुलेटेड। तो कहता है P is a dash element and has an RF value of dash than the Q। तो which words कहता है complete the gap। अच्छा, P colored है तो इसका मतलब है कि देखिए अगर P is a colored है ना, if P is colored तो इसका मतलब है कि P यकीनन एक ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ चीज है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो अब या तो वन वाले गैप में आएगा कि P अगर कलर्ड है तो P इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये ऑप्शन सी या डी आएगा। ए और बी तो गया, ठीक है। फिर वो कहता है कि दूसरे गैप में एंड हैज एन आरएफ वैल्यू ऑफ हायर होगा, यानी ग्रेटर होगा या स्मॉलर। तो P का आरएफ वैल्यू देखो ना, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डाई ओवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। जाहिर है इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा है तो इसकी आरएफ वैल्यू P की ज्यादा होगी, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड Q का कम है तो उसकी आरएफ वैल्यू कम होगी। तो P हैज ग्रेटर, तो इसका मतलब है कि एक तो ये वन में लफ्ज आएगा कि P इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज P इज कलर्ड एंड इट हैज, देखिए P का डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा है देन Q, तो इसका RF वैल्यू विल बी ग्रेटर RF वैल्यू देन वो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा फिर, वन में ट्रांजिशन और दूसरे में ग्रेटर का लफ्ज आएगा। तो सी ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस होल केस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिशन और ग्रेटर, ये सी ऑप्शन का लफ्ज इस केस में यूं आना चाहिए।
ठीक है जी। अच्छा, तो सी इसका जो है वो करेक्ट होना चाहिए, 3 का सी ऑप्शन। जरा ये चेक कर लेते हैं, तो 3 का सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट इज एन आइसोटोप ऑफ E1531। अब देखिए ये E1531 का आइसोटोप कौन। अब उसका प्रोटॉन नंबर तो 15 ही होना चाहिए, आइसोटोप में याद है ना प्रोटॉन नंबर सेम होता, तो जिसका 14 है ये तो गया, इसका तो प्रोटॉन नंबर 14 है, ये नहीं हो सकता। इसका प्रोटॉन नंबर 16 है, ये नहीं हो सकता। इसका भी 16 है, ये भी नहीं हो सकता। ये तो बड़ा सीधा था चेक करना कि आइसोटोप कहते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर एक जैसा हो, मास नंबर इसका 31 है तो इसका 33 आ रहा है, तो ठीक है, हम इसमें बी ऑप्शन को आइसोटोप मान लेते हैं। फोर्थ का बी ऑप्शन, इसका जरा आंसर भी चेक करते जाइए साथ साथ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो 4 का बी ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो वही बातें जो हमने पढ़ी हुई हैं सारी इस तरह की हैं। कहते हैं which row describes the formation of a single covalent bonds in methane। which row describes the formation of single covalent bonds in methane। अच्छा, मीथेन आप सबको पता है कि ये इसका CH4 जो है वो फॉर्मूला है, और दिस इज बेसिकली अ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, CH4 इस तरह होता है। तो कहते हैं कि कौन सा रो डिस्क्राइब करता है फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स इन मीथेन। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, अब सारे कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सिंगल बॉन्ड एक का मतलब होता है कि शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें तो वो कहता है कि दूसरी बात यह है कि कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स शेयर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू द अदर। तो ये ट्रांसफरिंग तो आयनिक में होती है, ये तो सी डी गया। ठीक है जी, क्योंकि इन दोनों में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड की बात कर रहे हैं। बट इस वाले में देखो कहता है कि एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स दे शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये देखिए कि एटम्स या तो ये क्या करेगा, शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो ये दोनों ऑप्शंस ठीक है कि एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अगली बात देखिए, कहता है बोथ एटम्स गेन अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। बॉन्ड तो चाहे आयनिक बने या कोवलेंट, याद है बॉन्ड बनने के बाद उसकी वही नोबल गैस टाइप होती है। लेकिन जरा हम देखते हैं इसमें कि दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, बोथ एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। नो, ये बिल्कुल बात ऐसी नहीं है कि मीथेन का अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आपको याद होगा कि रिमेंबर इसमें जब आप कार्बन हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाते थे, तो जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग हम जरा इसको यूं बना लेते हैं। ये देखिएगा इसमें जरा, आपको याद है कि इसमें डॉट क्रॉस हर तरफ होगा। तो आप ये देखिए कि आउटर शेल में कार्बन के तो 8 और हर हाइड्रोजन के आउटर शेल में तो 2 है। तो ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल तो नहीं है। इसका मतलब है बी भी गलत है और ए बिल्कुल करेक्ट बात है कि देखिए वाकई में एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा बोथ एटम्स गेन अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। याद रखिए चाहे आयनिक बॉन्डिंग हो या कोवेलेंट, एटम्स जो हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाएंगे या डबल बनाएंगे, जब भी बॉन्डिंग मुकम्मल होगी तो उन तमाम का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस जैसा हो जाएगा। जैसे देखो ना, हाइड्रोजन के 2 हो गए तो ये हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली इसने। कार्बन के पास आखिरी शेल में 8 हो गए तो उनकी नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो इसलिए फिफ्थ का ए ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है जी, 5 का ए। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, कहता है विच स्टेटमेंट, देखिए विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो कौन कहता है, डिस्क्राइब करता है। ए में कहता है कि इट इज अ जायंट लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। देखिए आयनिक स्ट्रक्चर है आयनिक कंपाउंड, तो इट इज अ जायंट लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। बात तो ठीक लग रही है। बी में कहता है इट इज अ जायंट लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये तो मेटल्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल्स का स्ट्रक्चर। फिर कहता है इट इज अ जायंट मॉलिक्यूल ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। मॉलिक्यूल तो नहीं होता, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, याद है। और फिर कहता है इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूल
अगेन आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, तो ये सी और ये डी तो गया, और ये बी तो वैसे ही मेटल्स का स्ट्रक्चर है। तो फिर ए वाली बात देखते साथ ही देखिए हमें समझ आ गई थी कि इट इज अ जाइंट लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो आयनिक कंपाउंड्स में ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस ही होते हैं और उनका वो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसलिए सिक्स्थ का ए ऑप्शन हमारा इसमें जवाब होगा। ठीक है जी, सिक्स्थ का ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कहता है कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। Calcium metal reacts with water to form a solution of calcium hydroxide and hydrogen gas. Which equation is correct? वो कहता है कैल्शियम मेटल है, वो रिएक्ट करता है विद वाटर। तो आपको पता है कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको याद है ना, हमने सीरीज जो पढ़ी थी कि किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक all careless, zealous fishermen to sell, place, haddock, and cod for mainly silver and gold। ये जरा बातें याद करा रहा हूँ। याद है एप्टिल कैल्शियम, ये सारे मेटल्स दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। याद है, इनको हम कोल्ड वाटर में डालते हैं और ये बनाते हैं उस मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये सारे मेटल्स जो हैं ये when they react with cold water तो they form मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड नहीं बनाते, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। याद आया? लेकिन ये जो मैग्नीशियम से लेके टिल लेड थे, रिमेंबर फ्रॉम मैग्नीशियम टिल लेड, these metals they react with steam। इनको स्टीम में डाला जाता है। they react with steam to produce metal oxide। remember, produce metal oxide plus hydrogen gas। तो देखिए मैं असल में आपके साथ ये ईयरलीज सिर्फ इस नियत से डिस्कस करता हूँ कि आपको ज़रा बातें रिकॉल हो जाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें नोट्स के अंदर एक एक करके दी गई हैं, तो सिर्फ उनको हम ज़रा सवाल पे अप्लाई इस तरह से देखें। ठीक है। तो खैर इसने तो कहा कि कैल्शियम, अब देखो इसने कहा है कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसने खुद ही बता दी। तो देखिए कैल्शियम कहता है रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, खुद बता रहा है। ठीक है। तो कहता है व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट। तो आपने सिर्फ अब देखना है कि कहाँ पे स्टेट सिंबल्स और बैलेंसिंग और फॉर्मूला दुरुस्त है। देखिए अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, अब आपको इसकी अपनी इक्वेशन बनानी आती है कि कैल्शियम सॉलिड है, वाटर जो होगा, क्योंकि उसने कहा है रिएक्ट्स विद वाटर, तो ये लिक्विड ही होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है और हाइड्रोजन गैस है। अब आपको पता है कि ये देखिए ये होल ट्वाइस है, तो इधर H2O के साथ 2 लगा दें। तो आप जरा चेक कीजिए, ये एक कैल्शियम 2 2s are 4 हाइड्रोजन्स, 1 2s are 2 प्लस 2 4, 2 ऑक्सीजन्स एंड 1 2s are 2, बैलेंस्ड है। तो अब इस शक्ल से आप मैच कर लो कौन सा ऑप्शन मिलता है। देखिए कैल्शियम सॉलिड, सब में कैल्शियम सॉलिड है। फिर 2H2O किस किस में, 2H2O इसमें, इसका मतलब है ऑप्शन ए और डी तो गया, क्योंकि इनके साथ 2H2O नहीं। फिर चेक कीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस सिर्फ इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, और इधर 2H2 है और यहाँ सिर्फ H2 है, तो 2H2 तो नहीं होगा हमारे मुताबिक, बी तो गलत है। तो सी, 7th का सी ऑप्शन आपकी इक्वेशन से मैच करता है। देखिए 7th का सी ऑप्शन ये बनना चाहिए। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैड टू डू इट। ये तो चलिए मैंने आपको जरा रिकॉल्स दिए, तो उम्मीद है आपको ये बातें हेल्प करती होंगी। अब देखिए इसने कहा है, कहता है 25.0 cm³ of 0.100 moles sodium hydroxide is neutralized by 24.6 cm³ of dilute sulfuric acid। तो कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ dilute sulfuric acid। अच्छा देखिए इस तरह का मैंने वर्किंग मोल्स में हमने इस तरह की भी है कि एक्चुअली वो रिएक्ट करवा रहा है। इधर अब जरा देखना, NaOH और प्लस किसको, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए NaOH एक एल्कली है तो एक्वस होगा,
एसिड भी एक्वस होगा। अब आपको पता है ये एक एल्कली है, ये एक एसिड है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको पता है कि इधर का जो कैटाइन है वो जुड़ जाता है इस एसिड के एनाइन से, और H जुड़ जाता है इसके साथ। तो आप बेशक इस तरह अपने लिए रिकॉल्स लिखा करो कि ये एल्कली है और ये एक एसिड है, ठीक है ना। ये वो ग्रेट पीपल कैन नेवर स्ट्राइक बैक, तो ग्रेट पीपल में ये ग्रुप 1 का हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये एक एल्कली है, टिपिकल एल्कली है, और ये एक एसिड है। तो जब भी एल्कली एसिड रिएक्ट करें तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें ये सोडियम इसके सल्फेट से जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा Na2SO4। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ना कोई एक्सेप्शन नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। और प्लस इसमें H2O यानी वाटर बनेगा। अब सोडियम सल्फेट एक ग्रुप 1 सॉल्ट है, तो एक्वस है, ये लिक्विड। दीज थिंग्स आर फॉर योर रिकॉल बेसिकली। तो अब इसकी बैलेंसिंग करनी, मोलर कैलकुलेशन जब भी करनी हो, याद रखिए आपको बैलेंसिंग जरूर करनी चाहिए। तो अब देखिए इधर एक सोडियम है, इधर 2 सोडियम, यहाँ पे आप 2 लगा लेंगे। अब ये 2 सोडियम हो गए, 2 सोडियम हो गए। नाउ दीज आर 2 1s आर 2 ऑक्सीजन, और 4 6, और इधर 4 आ रहा है और इधर 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे हम, इधर 2 लगा लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये 4 ऑक्सीजन ये और 2 1s आर 2 ये, तो टोटल 6 हो गए। अच्छा, अब इसी तरह से 2 हाइड्रोजन और 2 4, और यहाँ पे 2 2s आर 4। इसका मतलब है ये। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा कि आपके पास NaOH जो है, देखिए NaOH की आपके पास गौर से देखिए 25 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर dm³ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। आपके पास NaOH का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 25 cm³ दिया हुआ है, और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.100, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.100 मोल पर dm³। मैंने आपको देखिए बताया था, मोल्स के क्वेश्चंस आप जितना डाटा को सही प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखेंगे उतना काम आसान हो जाएगा। तो ये आपके पास वॉल्यूम भी था और कॉन्सेंट्रेशन भी थी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो मैंने NaOH के नीचे उसका वॉल्यूम और उसका कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। आपको याद है कि जब आपके पास एक चीज का वॉल्यूम और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो, तो चाहे पूछे ना पूछे आप अगले स्टेप में मोल्स उस सब्सटेंस के ढूंढ लिया करो। चलो ये तो मैं आता हूँ इसमें। और हमें कहता है कि 25 cm³ of 0.100 mole per dm³ aqueous NaOH is neutralized by 24.6 cm³ of dilute sulfuric acid। कहता है वो इसके 24.6 सेंटीमीटर क्यूब से न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो सवाल है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन तलाश करनी है, ये असल सवाल। तो देखिए आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन तभी मिलेगी कि सबसे पहले आप देखिए दोनों रिएक्टेंट्स में से ना, ये एक बड़ा फिक्स टाइप का सवाल आता रहता है कि जिन दोनों रिएक्टेंट्स में से जिसका आपको वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दी गई हो, तो आप उसकी पहले क्या निकाल लो, मोल्स निकाल लो। तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब कॉन्सेंट्रेशन इसकी देखिए, मैं इसके मोल्स NaOH के निकाल रहा हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0.100 है, मोल्स हमने ढूंढने हैं, अपॉन वॉल्यूम इसका 25 cm³ है ना, तो इसको याद है dm³ में चेंज करना मस्ट है। तो 25 डिवाइड बाय 1000 करेंगे हम, तो 25 डिवाइड बाय 1000, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.025, ठीक है जी। याद रखिएगा इस फॉर्मूला में वॉल्यूम हमेशा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर मोल पर dm³ में लिया है तो वॉल्यूम मस्ट बी इन dm³। ये आपके पास आ जाएगा 0.025, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स निकल आएंगे आपके पास कितने, मोल्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू, ये आएगा 0.025 इंटू 0.100, तो ये आएगा बच्चों, आप इसको 0.0025, तो देखिए 0.0025 मोल्स NaOH के, इसका मतलब है आपके पास अवेलेबल थे। देखिए ये 0.0025 मोल्स आपके पास NaOH के समझिए अवेलेबल, यानी इतने वॉल्यूम और इतनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूर NaOH का मतलब इतने मोल्स ऑफ NaOH हमारे पास मौजूद थे।
अब हमें कॉन्सेंट्रेशन याद रखिए सल्फ्यूरिक एसिड की ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 में आपने निकाले, देखिए एमसीक्यू है, थोड़ा शॉर्टकट भी चल सकता है, बट इसमें मैं चले अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो स्टेप 1 में तो हमने निकाल लिए इसकी वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन के जरिए NaOH के मोल्स जो अब रिएक्ट करेंगे। अच्छा, अब स्टेप 2 में ना आपने इन दोनों का एक रिलेशन बनाना। गौर कीजिए कि आपको वॉल्यूम पता है, कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है, तो क्या मुझे कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने के लिए मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं निकालने पड़ेंगे? पहले तो ये ढूंढने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक को मैं इस साइड पर रख लेता हूँ, ठीक है जी, और मोल्स ऑफ ये जो आपके पास NaOH हैं इनको मैं यहाँ रख लेता हूँ। हमारे पास NaOH के मोल्स देखिए अवेलेबल। तो स्टैंडर्ड तो इक्वेशन से बनेगा ना, कि देखिए NaOH के कितने मोल्स H2SO4 के कितने मोल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। देखिए NaOH के 2 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन कहती है कि 2 मोल्स NaOH इधर से H2SO4 के 1 मोल को, see 2 moles of NaOH neutralize 1 mole of sulfuric। तो 2 moles of NaOH अगर 1 mole of sulfuric acid को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो सोचिए कि फिर 0.0025 मोल्स 0.0025 मोल्स जो हैं वो फिर कितने H2SO4 को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ से क्रॉस करेंगे हम, तो 2x इक्वल्स टू 0.0025। तो x फिर अगले स्टेप में होगा 0.0025/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.0025 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा 0.00125 0.00125 मोल्स। ये आ गए सल्फ्यूरिक एसिड के इतने मोल्स। तो देखिए ना, इक्वेशन कहती है कि 2 मोल्स NaOH का 1 मोल सल्फ्यूरिक को न्यूट्रलाइज करता है। तो फिर इतने मोल्स जाकर कितने सल्फ्यूरिक को न्यूट्रलाइज करेंगे? वो हमारे पास निकल आया आंसर ये वाला 0.00125। अच्छा, अब जरा देखो 0.00125 मोल्स इसके निकल आए। तो अब स्टेप 3 में क्या हम, देखिए वॉल्यूम भी है, मोल्स भी हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ सकते हैं। तो नाउ मूविंग टू द स्टेप 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेप 3 में अब हम करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन हमने तलाश करनी है, इक्वल टू मोल्स है हमारे पास 0.00125 अपॉन वॉल्यूम कितना है, वो 24.6 था ना। सी कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड करनी है, मोल्स 0.00125 और वॉल्यूम इतना है। तो इसको भी क्विकली DM क्यूब में हम चेंज कर लेते हैं। तो 24.6 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आएगा 0.0246 0.0246, ठीक है। तो अब ये वॉल्यूम है 0.0246। तो अब कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, 0.00125 डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम, तो ये आएगा 0.0508। सी तो कॉन्सेंट्रेशन बनी 0.0508 मोल्स पर DM क्यूब। तो कौन सी ऑप्शन इससे मैच करती है? सी 0.0508, ऑप्शन ए इसका मैचिंग आंसर बनता है, ठीक है। तो 8th का ए ऑप्शन, ये इसका सारी वर्किंग होनी चाहिए। तो सी दिस इज हाउ वी फाइंड इट, ठीक है। ये 3 स्टेप्स का एक कंफर्म प्रोसेस होता है जो आपने इसमें परफॉर्म करना। होप इट्स क्लियर। तो कॉन्सेंट्रेशन इस तरह आप निकाल लोगे। तो एक सिंपल सी समरी दे देता हूँ कि देखिए आपको पहले ना इन दोनों में से पहले तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएं। दोनों रिएक्टेंट्स में से ना वो आपको एक किसी रिएक्टेंट का वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दे देगा, तो इन दोनों के जरिए आप उसके मोल्स निकाल, ठीक। फिर इक्वेशन से स्टैंडर्ड बनाओ कि इसका एक 2 मोल्स एक से करता है, तो फिर इतने मोल्स ने कितनों से किया होगा वो निकल आए। फिर उसका वॉल्यूम आ गया, मोल्स आ गए, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना उसके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू इट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, सी अब ये सिलेबस तकरीबन कोई GCIG का मिलाकर
कोई 5वीं दफ़ा अब रिकॉल हो रही हैं सारी चीज़ें, तो मकसद सवाल बार बार बता रहा हूँ नया आएगा, आपने उस वक्त उस नए क्वेश्चंस के मुताबिक अपने कॉन्सेप्ट को उस पर लगा करके जवाब निकालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, देखिए कहता है कि द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन aqueous solution of X using inert electrodes। अब देखिए कहता है कि डायग्राम जो है वो शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन aqueous solution of X। आपके पास एक aqueous solution है, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड एंड क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। अच्छा मुझे बताइए कि अगर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हो, ठीक है, और एनोड पे क्लोरीन प्रोड्यूस हो, तो ये क्या चीज हो सकती है फिर? व्हाट डू यू थिंक, किस इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा होता था? जरा देखिएगा उसने क्या कहा है, कहता है व्हाट इज एक्स, यानी ये एक्वस सोल्यूशन एक्स कौन, क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर 2 क्लोराइड है? अच्छा चलिए मैं एक मिनट क्विकली जरा आपको बताता हूँ। अगर ये कॉपर 2 क्लोराइड होता तो इसमें CuCl CO2 प्लस आयंस होती, Cl1 नेगेटिव होती, H1 पॉजिटिव होती। चलो मैं एक मिनट इसको इधर बनाता हूँ, H1 पॉजिटिव होती और OH1 नेगेटिव होती। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड ही सही, उसमें सोल्यूशन है तो पानी तो थोड़ा बहुत तो होगा। अच्छा अब इसमें तो कैथोड पे कौन जाएगा? देखिए अट्रैक्ट तो ये दोनों होंगे, बट चाहे कॉन्सेंट्रेटेड ही सही, कैथोड पे लेस रिएक्टिव कैटाइन जाता है और लेस रिएक्टिव कैटाइन कॉपर है। तो फिर इस केस में तो कैथोड पे कॉपर जाना चाहिए था, वो तो कह रहे हैं कैथोड पे हाइड्रोजन जा रहा है। इसका मतलब है एक्स ये नहीं हो सकता, एक से ही पहचान लिया। फिर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर होता, तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H आयंस, Cl आयंस, H आयंस और OH आयंस होते हैं ना, तो अब उसमें तो देखिए कैथोड पे हाइड्रोजन ही जाता, अब तक तो ठीक बात है, और एनोड पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो फिर लेस रिएक्टिव एनाइन नहीं जाएगा बल्कि मोर रिएक्टिव एनाइन जाएगा, तो फिर तो वाकई क्लोराइड आयंस जाकर क्लोरीन गैस ही बनाएंगे। तो ये तो हमें जवाब मिल गया कि ये यकीनन बी ऑप्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl था। ये एक्वस सोल्यूशन जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl था, तभी देखो ये कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्लोरीन प्रोड्यूस कर सकेगा। ठीक है, और अब सी ऑप्शन में कहता है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी में कहता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब मुझे बताइए कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या बना रहा है? तो जरा गौर करेंगे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि डाइल्यूट होगा तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगी बट एनोड पे OH जाएगा, तो फिर OH से तो ऑक्सीजन बनना चाहिए, क्लोरीन तो नहीं बनेगा, ये इस तरह गलत है। फिर कहता है डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब डाइल्यूट है तो इसका मतलब है कि फिर कैथोड पे हाइड्रोजन, ये तो ठीक है, और एनोड पे OH आयंस की जाने की वजह से ऑक्सीजन बनता है, वो तो कह रहा है क्लोरीन बनना चाहिए, तो इसलिए डी भी गलत है। तो इस सिचुएशन में जब उसने कहा है कि दी हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड एंड क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, तो फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही था। ये बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि नाइन्थ का बी ऑप्शन, इफ वी लुक बैक तो ये देखिए नाइन्थ का बी ही बना। ठीक है। अच्छा अब जरा चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 10th कहा है उसमें वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एज शोन। ठीक है जी, एल्यूमिनियम आपको पता है वो स्टील टैंक में इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए आता है, तो ये वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन मोल्टन क्रायोलाइट है। फिर इधर कैथोड पे मोल्टन एल्यूमिनियम जमा होता है, ठीक है, और एनोड पे जो है आपको पता है ऑक्सीजन जाएगा। फिर कहता है व्हिच रो शोज द आयनिक हाफ इक्वेशंस ऑफ द कैथोड एंड एनोड। देखिए अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ये यूज होता है इसमें कंप्लीटली एज द इलेक्ट्रोलाइट। सी दिस मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसमें टाइप्स ऑफ आयंस, एल्यूमिनियम चूंकि मोल्टन है तो फिर इसलिए ये लिक्विड होगा, ये लिक्विड होगा, डिसॉल्व्ड इन मोल्टन क्रायोलाइट। क्रायोलाइट में आपको याद है एक सोडियम आयन होती है और एक फ्लोराइड आयन होती है, ये था ना Na3Al F6। सी क्रायोलाइट का फॉर्मूला था Na3Al F6, मैं इधर लिख देता हूँ, सोडियम क्रायोलाइट वाज Na3Al F6। ये क्रायोलाइट, क्रायोलाइट इसको कहते हैं। तो जब ये भी मोल्टन होगा तो जाहिर है इसमें सोडियम आयंस आएंगी, ये जो मैंने लिखी हैं, और एल्यूमिनियम आयंस तो ये आई हुई हैं पहले से,
फ्लोराइड आयंस होंगी, ऐसे करके। तो अब आपको पता है कि कैथोड पे अट्रैक्ट तो ये दोनों होंगी, बट जो लेस रिएक्टिव है, मोल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे लेस रिएक्टिव कैटाइन जाता है, एनोड पे लेस रिएक्टिव एनाइन जाता है। तो इसका मतलब है कि कैथोड पे तो हमें पता है कि इनमें से कौन डिपॉजिट होगा किसी। नाउ वी नो दैट एल्यूमिनियम और सोडियम में से सीरीज कहता है एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव, तो कैथोड पे अल्टीमेटली डिपॉजिट ये होगा जाके। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, Al3+, ये लिक्विड है, 3 लूज किए तो वही गेन कर लेंगे, तो एज अ रिजल्ट Al बन जाएगा। तो ये बनता लिक्विड फॉर्म में ये कैथोड, याद है। और एनोड पे क्या होगा कि एनोड पे व्हाट विल हैपन इज कि अब आपके पास ये दोनों ऑक्साइड और फ्लोराइड में से, देखिए फ्लोराइड जो है ये ग्रुप 7 का मेंबर है, ऑक्साइड जो है ये ग्रुप 6 का मेंबर है। तो ग्रुप 6 लेस रिएक्टिव है, ग्रुप 7 आपको याद है सबसे रिएक्टिव मोस्ट होता है, ग्रुप 6 उससे लेस रिएक्टिव है। तो ऑक्साइड जो है वो जाएगा एनोड की तरफ। तो ये देखिए ऑक्साइड ने क्या किया कि 2 गेन किए थे वही लूज कर दिए, तो एज अ रिजल्ट O बन गया। ये 2 लगाएंगे तो यहाँ से ये भी ट्वाइस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये O2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -4 को उस तरफ ले जाएं, -4 को अब हम उस तरफ एरो के ले जाते होते हैं। अच्छा वैसे अब अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस की इतनी दफा आप रेपिटेशन देखिए चैप्टरों की हो गई है कि आप इसमें डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो कैथोड पे तो क्या होगा, Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात हो सकती है या ये बात हो सकती है कि एल्यूमिनियम आयंस गेन करेंगे, तो ए और बी तो गलत है। बट अगली चेक करो कि ऑक्साइड आयंस जाएगा तो 2O2 नेगेटिव, एरो O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2, इधर तो इधर ही +4 करवाया हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। तो सी इसका हमारा करेक्ट आंसर। तो 10th का सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह बस डायरेक्ट चीजें देखिए, चाहे जीसी हो आईजी में सवाल तो उसी तरह के आते हैं। एमसीक्यूज में ना कोई इतना फर्क नहीं है, जीसीआईजी में बिल्कुल एक जैसी चीजें चलती हैं, तो आप उसको जरा देखिएगा साथ साथ। बच्चों जीसीई स्टूडेंट्स भी खास तौर पर ये आईजी के पेपर्स को देखते रहिए, क्योंकि अगेन ये सवाल रिपीट नहीं होने, बट आपके दोनों मोड्स में कुछ इसी टाइप की चीजें आती रहेंगी, तो फिर आपको पता होगा कि अप्लाई कैसे करना। 11th में कहता है कि फ्यूल सेल्स आर यूज्ड एज एनर्जी सोर्सेज इन कार्स। कहता है फ्यूल सेल्स आर यूज्ड एज एनर्जी सोर्सेज इन कार्स। अब आपको पता है फ्यूल सेल क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन जो है, अब देखो बार बार ये रिपीट होती जा रही है बात, हाइड्रोजन बर्न करता है तो प्रोड्यूस करता है ये वाटर। ठीक है, ये फ्यूल सेल की इक्वेशन है। कहता है विच रो गिव्स फ्यूल यूज्ड इन फ्यूल सेल एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। फ्यूल सेल में याद रखिए हाइड्रोजन एक्ट्स एज द फ्यूल, हाइड्रोजन गैस क्योंकि बर्न वो कर रहा है ना, एक्ट्स एज द फ्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो बर्न करेगा एज अ फ्यूल, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ फ्यूल, और देखिए दोबारा कि प्रोडक्ट इसमें कौन है, प्रोडक्ट इसमें H2O बनेगा। तो हाइड्रोजन एंड वाटर ओनली, तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन 11th का ये आंसर ये आ जाएगा। तो जरा चेक करते हैं 11th का, बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, तो फ्यूल सेल की ये इक्वेशन याद रखिए कि इसमें हाइड्रोजन हम बर्न कराते हैं, बर्न चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करती है और H2O बनाती है। ठीक है, तो ये फ्यूल सेल की बात की है, इसलिए ऐसा किया हमने। तो 11th का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है बच्चों के 2 एलिमेंट्स X and Y react to form a covalent molecule. The reaction is exothermic. The bond energies are shown in the table. अच्छा अब देखो कहता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अच्छा एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब है कि अब हमने क्या निकालना है, कहता है व्हाट इज द एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। अच्छा अब ये वही एनर्जी चेंज यानी डेल्टा एच है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस एनर्जी रिलीज्ड। आपको पता है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट्स और एनर्जी रिलीज करते हैं प्रोडक्ट्स बॉन्ड फॉर्मेशन में।
आपने सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब निकालनी होती है इनके थ्रू। अच्छा, एक्स एक्स का मतलब है कि इनमें एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स है, और प्लस वाई वाई का मतलब है वाई सिंगल बॉन्ड वाई है, और ये एरो टू। अब देखो इधर उसने ये दिया हुआ भी एक्स सिंगल बॉन्ड वाई। तो आपने क्या करना है कि इधर आपको दिख रहा है कि ये, अब देखो यहाँ से गौर से देखो, ये 1 मोल ऑफ द गैस है, ठीक है, और इधर भी 1 मोल ऑफ गैस वाई है, और ये 2 मोल्स ऑफ एक्स वाई बना रहा है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब, अब आपको सबसे पहले स्टेप में याद है इधर एनर्जी एब्जॉर्ब निकालनी है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट्स इन बॉन्ड ब्रेकिंग। तो उसमें हमें दिख रहा है कि ये एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स जैसे एक ही मोल्स ऑफ बॉन्ड्स, तो हम इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस, फिर इधर देखिए कि यहाँ पे आपके पास वाई सिंगल बॉन्ड वाई है। तो अब गौर कीजिएगा कि एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स आपके पास 436 है, प्लस वाई सिंगल बॉन्ड वाई जो है वो 242 है। तो ये कितना आएगा, 436 प्लस 242, 678। तो ये आएगा 678 एनर्जी एब्जॉर्ब, ये आ गई आपके पास, ठीक है। अच्छा, एनर्जी एब्जॉर्ब 678, तो ये पॉजिटिव होगी, प्लस बिकॉज एब्जॉर्ब्ड। अब एनर्जी रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे निकालेंगे। अब हमें दिख रहा है कि इधर एक्स सिंगल बॉन्ड वाई जैसे 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स, तो हम एक्स सिंगल वाई जैसे 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स सिंगल बॉन्ड वाई की बॉन्ड एनर्जीज क्या है, 431। तो ये आ जाएगा ऐसे करके, तो 2 इंटू 431 कितना बनता है, 2 इंटू 431 ये 862। तो 862 माइनस आ गई इसमें, ठीक है, दिस इज नेगेटिव। तो अब मुझे ये बताइए कि डेल्टा एच जो है, अब देखिए एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है पॉजिटिव 678, ठीक है, और प्लस एनर्जी रिलीज्ड जो है वो माइनस 862 है। तो ये 678 माइनस 862, ये कितना आएगा, 678 माइनस 862, ये माइनस 184। डेल्टा एच माइनस 184, ये जवाब आएगा आपका बी ऑप्शन। तो कैलकुलेशन तो इसकी 12th का बी ऑप्शन कह रही है, तो बिल्कुल सही है, मैंने किया तो ठीक है, सारा चेक करना इसको, 12th का बी ऑप्शन। तो ये सवाल तो अब देख रहे हो, आपको हर ईयरली में एक ही फॉर्मेट, एक ही तरह की चीजें जो बार बार अब हो रही हैं, तो इसलिए ये अब जरूरी नहीं कि मैं कोई 150 पर्चे करूंगा तो फिर बात दिमाग में बैठेगी। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो, नोट्स पक्के हों, और प्रैक्टिस आपने मई जून सीरीज के प्रैक्टिस किए हों, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका स्कोर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है which change in reaction conditions increases both the collision rate, which change in the reaction conditions increases both the collision rate and the proportion of molecules with sufficient energy to react। देखिए अब इसने कहा क्या है, वो कह रहा है कि which change in the reaction conditions, which change in the reaction conditions increases both the collision rate and the proportion of molecules with sufficient energy to react। तो आपको इसकी अंग्रेजी समझनी है कि वो क्या क्या है। कहता है कौन सा चेंज जो है कंडीशंस में इंक्रीज करता है बोथ द कोलिजन रेट आल्सो एंड द प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट आल्सो। तो कोलिजन रेट पहले तो देखिए क्या क्या बढ़ाता है। कोलिजन रेट तो खाली एडिंग अ कैटलिस्ट, increasing the concentration, increasing the surface area, increasing the temperature। तो क्या वैसे देखिए पहली थॉट दिमाग में तो ये इंक्रीजिंग द टेम्परेचर पढ़ के आती है कि कोलिजन रेट भी, देखो ये बाकी तो सिर्फ कोलिजन रेट बढ़ाते हैं, एडिंग अ कैटलिस्ट से स्पीड तेज होती है ना, कोलिजन रेट का मतलब है स्पीड, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन से भी स्पीड, इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया से भी स्पीड सिर्फ बढ़ती है, यानी इन तीनों से तो सिर्फ कोलिजन रेट बढ़ेगा। लेकिन ये जो डी वाला ऑप्शन है, जरा गौर से देखो कि इसमें
ना सिर्फ कोलिजन रेट बढ़ेगा बल्कि प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सफिशिएंट एनर्जी। याद है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो फिर वो जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो भी तो उनकी जल्दी अचीव होगी एंड दे विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। तो डी ऑप्शन दोनों काम तेज कराता है, एक तो ये कोलिजन रेट भी बढ़ाता है और प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट भी यही करता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों काम फिर डी वाले हरकत से हो रहे हैं। तो 13 का डी। तो कुछ बातें अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो पढ़ते साथ समझ आएगा कि यार ये बात ठीक कर रहे हैं। ठीक है, 13 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। कहता है व्हेन ब्लू ग्रीन क्रिस्टल्स ऑफ निकल 2 सल्फेट आर हीटेड वाटर इज प्रोड्यूस्ड एंड अ येलो सॉलिड रिमेन्स। देखिए निकल 2 सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। कहता है जब उन ब्लू ग्रीन क्रिस्टल्स को आप हीट करते हो तो वाटर इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए निकल 2 सल्फेट का मतलब है NiSO4 डॉट समथिंग H2O, यानी इन क्रिस्टल्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मौजूद था। क्योंकि जब इसे हीट करेंगे हम तो वो कहता है कि इसमें से वाटर फॉर्म हुआ, तो जाहिर है पीछे निकल सल्फेट के सॉल्ट क्रिस्टल्स बचेंगे ना सॉलिड, तो ये वाटर तो गैस बन के निकल जाएगा। अब उसने पहले कहा था ब्लू ग्रीन क्रिस्टल्स है, अब इनका कलर तो ब्लू ग्रीन है। ठीक है, तो जरा गौर कीजिएगा कि जब उसमें से वाटर निकल गया तो कहता है एंड येलो सॉलिड रिमेन्स। तो इसका मतलब है निकल 2 सल्फेट का कलर जो है वो येलो सॉलिड है। देखिए ना, जब ये क्रिस्टल्स हाइड्रेटेड थे, इन्हें हाइड्रेटेड निकल 2 सल्फेट क्रिस्टल्स कहेंगे जिनका रंग ब्लू ग्रीन है। जब उसमें से हीट करके पानी उड़ा दिया तो पीछे निकल 2 सल्फेट जो बचा वो येलो है, ये वो कह रहा है। अब वो कहता है व्हेन वाटर इज एडेड टू द येलो सॉलिड द ब्लू ग्रीन कलर रिटर्न्स। अब देखिए ना, जब इन क्रिस्टल्स में इस वक्त ये एनहाइड्रस क्रिस्टल्स हैं, तो जब इनमें वाटर के टेस्ट की तरह वापस इस पे कहता है पानी डालते हैं तो ये वापस वही ब्लू ग्रीन क्रिस्टल्स बन जाती हैं, यानी दोबारा से यही चीज बन जाती है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं चल रहा कि अगर हीट देंगे तो ये चीजें बनेंगी और वापस उसमें पानी डालेंगे तो यही चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि जब देखो यहाँ से निकल 2 सल्फेट क्रिस्टल्स को आपने हीट किया तो दे फॉर्म्ड वाटर प्लस निकल 2 सल्फेट। अब उसने इधर कहा कि व्हेन वाटर इज एडेड टू द येलो सॉलिड तो द ब्लू ग्रीन क्रिस्टल रिटर्न्स। तो कहता है जब इस येलो सॉलिड पे फिर पानी डाला यानी प्लस H2O किया तो दोबारा से ये ब्लू ग्रीन क्रिस्टल्स रिटर्न हो गए। तो ये यकीनन फिर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो कहता है विच प्रोसेस डिस्क्राइब्स दीज चेंजेस। ये कंबस्शन नहीं शो कर रहा, कोरोजन नहीं कर रहा, न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर रहा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर। क्लियर हो रही? 14 का डी ऑप्शन इस केस में ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए। इट सेज द इक्वेशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल इज शोन। अब देखो ये इथीन प्लस स्टीम इज प्रोड्यूसिंग एथेनॉल। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था कि जब भी इथीन में यानी एल्कीन में स्टीम डालें तो एल्कनॉल बनता है। इस रिएक्शन की कंडीशन दोबारा लिख देता हूँ। इसकी कंडीशंस थी 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 70 atm प्रेशर था और याद है सॉलिड फॉस्फोरिक एसिड एज द कैटलिस्ट, ये था। ठीक है जी, तो इथीन प्लस स्टीम गिव्स यू एथेनॉल। तो वो कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द प्रेशर ऑन दिस रिएक्शन। अच्छा, प्रेशर को डबल करने की बात कर रहे हैं। आपको याद है कि प्रेशर के लिए आपके पास, अब ये जहन में रखिए, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रेशर के लिए प्रेशर का इफेक्ट तब होगा जब ये सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस हों, याद है। अच्छा, अब अगर आप प्रेशर डबल कर रहे हो, पहले तो ये देखिए कि इस वक्त इस तरफ भी 1 मोल है और इस तरफ भी 1 मोल है। तो रिएक्टेंट साइड पे टोटल 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ देखो 1 मोल ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ 1 मोल। तो गौर कीजिए कि प्रेशर जब बढ़ाया जाता है तो आपको याद है मोर नंबर ऑफ मोल्स से लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम जाता है। तो कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द प्रेशर ऑन दिस रिएक्शन। तो आप जब प्रेशर डबल करोगे तो जरा गौर से देखिएगा, प्रेशर डबल करोगे तो आपका जो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो मोर मोल्स टू लेस मोल्स आएगा। तो जाहिर है प्रेशर जब आप डबल करेंगे तो आपका एथेनॉल की प्रोडक्शन तेज हो जाएगी।
यानी मोर मोल्स टू लेस मोल्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो आपका एथेनॉल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन में डिक्रीजेस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल, नो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल। बी में कहता है कि इट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ इथीन, नहीं, इथीन की यील्ड तो कम होगी क्योंकि जब रिएक्शन देखो ना, प्रेशर डबल करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड तेज होगा तो इथीन और स्टीम तो कम होना शुरू हो जाएगी, तो ये इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ इथीन नहीं। फिर कहता है डिक्रीजेस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन ना, टेम्परेचर, ये जो प्रेशर जो हम बढ़ा रहे हैं, देखिए एक तो ओवरऑल याद रखिए कि जब आप इसको प्रेशर बढ़ाओगे तो ओवरऑल स्पीड ऑफ रिएक्शन दोनों तरफ जो है वो तेज तो हो रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है डिक्रीजेस द फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन कह रहा है, यील्ड ऑफ इथीन नहीं कह रहा। तो कह रहा है कि जी डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन, तो स्पीड पे कमी नहीं आ रही, बल्कि ये जो बात है कहता है इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ एथेनॉल। ये सबसे देखिए करेक्ट मोस्ट बात है कि इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ एथेनॉल। जब आप प्रेशर को डबल करेंगे तो आपको पता ना कि अब इस तरफ ज्यादा मोल्स हैं, इस तरफ कम मोल्स हैं, तो प्रेशर के बारे में क्या फैक्ट पड़ा था कि एक तो वो सब गैसेस होने चाहिए प्रेशर का, तब इफेक्ट होगा। और प्रेशर जब बढ़ाओ तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में मोर मोल्स टू लेस मोल्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। प्रेशर कम करोगे तो फिर लेस मोल्स टू मोर मोल्स होगा, और अगर इक्वल मोल्स होते तो फिर प्रेशर डिस्पाइट बीइंग गैसेस कोई इफेक्ट ना करता, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने एक बात देखी थी जो आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ी है, रिवर्सिबल के साथ उसने मिला के देख ली। तो डी ऑप्शन वैसे सबसे करेक्ट बात इस वक्त लग रही है, बिकॉज सीधी सीधी बात है, वो कह रहे हैं इंक्रीज द यील्ड हो रही है, तो डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए, कहता है द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड विद क्लोरीन गैस इज शोन। कहता है द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड विद क्लोरीन गैस इज शोन, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कर रहा है कि the ionic equation for the reaction of aqueous potassium bromide with chlorine gas is shown, ये आपको दिया हुआ है सारा इसका। कहता है which statement is correct। अच्छा, गौर कीजिए कि देखिए ब्रोमीन इधर जीरो हो गया, क्लोरीन इधर जीरो था। देखिए ब्रोमाइड 1 नेगेटिव से जीरो हो रहा है, आप जरा ये गौर करो कि ब्रोमाइड 1 नेगेटिव से जीरो हो रहा है, तो ये 1 माइनस का, अच्छा इसको हम अगर अब आप जरा आसान तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में ही करें जी, अब से चले हर चीज। 1 माइनस का मतलब है ये एक गेन करके बैठा हो, जीरो का मतलब है कि इसने वो लूज किया होगा। तो ब्रोमाइड आयंस क्या कर रहे हैं, जब ये लूज कर रहे हैं तो ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ब्रोमाइड आयंस आर अंडरगोइंग, सी दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। व्हाई? बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये लूज कर रहे हैं। देखिए 1 माइनस से जीरो पे जाना, आपको पता है ना 1 माइनस का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बैठा हुआ, जब ये जीरो हो गया तो इसका मतलब इसने लूज किए होंगे ना, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, तो लूज जब होता है तो लूज इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है ब्रोमाइड आयंस आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा देखिए कि क्लोरीन क्या कर रहा है कि ये जीरो से, सी क्लोरीन जीरो से जा रहा है Cl नेगेटिव पे। तो मुझे ये बताइए कि ये जीरो से 1 माइनस जब जा रहा है, जीरो से 1 माइनस जब जा रहा है, तो देखिए ये जीरो से 1 माइनस का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो क्लोरीन जो है इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन या इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, और एजेंसी तो आपको पता है कि उसके ऑपोजिट ही होगी, ठीक है जी, इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो अब इसका मतलब ये हुआ, ये वो रिग वाला वर्ड है कि रिडक्शन इज गेन। तो और कीजिएगा अब कि ब्रोमाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज वो लूज कर रहा है, और क्लोरीन जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो रिड्यूस हो रहा है। तो कौन सी ऑप्शन? ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड तक तो सही बात है, बट वो गेन नहीं, लूज कर रहा है, तो ए ऑप्शन तो गलत बात है, ठीक है। डी में कहता है कि ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर तो मिल गया, लेकिन जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी चेक कर लेते हैं। फिर क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस हो रहा है,
तो ये गलत बात है। और फिर कहता है क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, ऑक्सीडाइज्ड गेनिंग से क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, एक तो बात, तो ऑक्सीडाइज तो बात ही गलत है ना। चलें, ये तो दोनों गए। तो बी ऑप्शन 16 का बी ऑप्शन होना चाहिए कंफर्म। तो ये देखिए जरा, तो 16 का आपके पास बी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब आइए जरा 17 के, देखिए 17 में हमें वो ये कहता है विच टाइप ऑफ ऑक्साइड आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। सवाल है, कहता है विच टाइप ऑफ ऑक्साइड आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल है, ये तो आपको पहले ही पता है, याद है, नान का वर्ड था ना। तो मकसद देखिए अगेन रिकॉल्स कराना है, नान इज नॉन मेटल ऑक्साइड्स, यानी हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ईदर ए फॉर एसिडिक या एन फॉर न्यूट्रल। अब कौन से दो नॉन मेटल ऑक्साइड्स न्यूट्रल थे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और एक H2O, ये दो न्यूट्रल थे। सी दीज टू नॉन मेटल ऑक्साइड्स वर न्यूट्रल। इन दो के अलावा जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। और एक वर्ड था MBA, जिसमें हम पढ़ते होते थे कि M फॉर मेटालिक ऑक्साइड्स। देखिए मेटल ऑक्साइड्स जो हैं दे आर ईदर B फॉर बेसिक, ठीक है, या A फॉर एम्फोटेरिक। तो ये बेसिक थे या एम्फोटेरिक थे। एम्फोटेरिक कौन थे? ऑल जीब्रास प्ले स्नूकर, ठीक है, ऑल जीब्रास प्ले स्नूकर। तो इसका मतलब है कि ऑल इज एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और टिन। इन चार मेटल ऑक्साइड्स के अलावा हर मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक है। तो गौर कीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमें पता है कि न्यूट्रल है, तो ये तो ए बी तो गया, सीधा न्यूट्रल न्यूट्रल। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, वो तो एम्फोटेरिक है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखिए MBA और नान का लफ्ज। मैं ये कह रहा हूँ कि नोट्स बेस्ड चीजें इस तरह से आ रही हैं। तो 17 का सी ऑप्शन जरा देखिएगा कि ये 17 का सी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए 18 में कहता है द पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स W X Y एंड Z इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन। अब कहता है विच एलिमेंट्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। अच्छा, आप ये देखिए कि W जो है ये ग्रुप 1 का मेंबर है, X जो है ये ग्रुप 2 का मेंबर है, और Y जो है ये ट्रांजिशन है, ठीक है, और जो Z है ये आपके ग्रुप 7 का मेंबर है, तो ये नॉन मेटल होगा। अब ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ट्रांजिशन ये तो मेटल्स होते हैं। तो कहता है विच एलिमेंट्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो बेसिक ऑक्साइड्स याद रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड्स ही MBA, पीछे ये लफ्ज भी हमने अभी देखा, MBA मेटल्स, मेटल्स फॉर्म इधर बेसिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक। तो अब इनमें से एल्यूमिनियम, जिब्रा, जिंक और टिन में से तो कोई नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, यानी सारे मेटल ऑक्साइड्स। तो ये WX और Y ये तीनों मेटल ऑक्साइड्स, तो WX एंड Y ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये WX एंड Y 18 का ए ऑप्शन, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं या एम्फोटेरिक। अब कहता है विच रो शोज द डिफरेंस बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, वीक एसिड याद रखिए क्या करता है, ये फुली आयनाइज नहीं होता, पार्शियली आयनाइज होता है। ये तो बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दिख रही है कि वीक एसिड एक ही ऑप्शन है, पार्शियली आयनाइज्ड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड फुली आयनाइज होता है। तो देखिए ना, वीक एसिड पार्शियली आयनाइज्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड फुली आयनाइज्ड, ठीक है। तो 19 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 19 का डी, ठीक है। अब जरा देखिए 20th में कहता है पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज शोन, विच रो डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ X Y एंड Z। देखिए ये जो Y है ये ग्रुप 1 का मेटल है, Z एक ट्रांजिशन है, ठीक है, और X जो है ये ग्रुप 7 का मेंबर है। तो वो कहता है कौन सी रो डिस्क्राइब करती है प्रॉपर्टीज ऑफ X Y एंड Z। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो Y एंड Z होगा,
क्योंकि वाई मेटल है, जी भी मेटल है, तो वाई एंड जी एक ही ऑप्शन इसमें अगेन दिख रही है कि वाई एंड जी मेटल्स का गुड कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी मेटल्स का ही होता है, ग्रुप 7 का तो नहीं होगा। तो ज्यादा क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, ये ग्रुप 1 का तो लो मेल्टिंग पॉइंट है। देखो मैं जल्दबाजी में गलत सोच रहा था, ग्रुप 1 का लो मेल्टिंग पॉइंट, याद है ना, दे हैव लोअर लो मेल्टिंग बॉइलिंग कंपेयर टू अदर मेटालिक ग्रुप्स, बट जेड ट्रांजिशन है तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट जी होगा। वैसे चूंकि ऑप्शन वाई एंड जी वाली एक ही है, तो फिर इसका मतलब है कि ये सी ऑप्शन इस केस में आंसर होना चाहिए। तो 20th का सी ऑप्शन, ठीक है जी, 20th का सी ऑप्शन। तो कई दफा एक ही ऑप्शन थे वो काम कर रहे हैं। अब जरा देखिए, इसमें कहता है कि द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर शोन। आपको वो फैक्ट याद है ना कि डाउन द ग्रुप 1 जाते हुए हमने एक फैक्ट अपडेट किया था, जो कि बार बार अब मैं हर पेपर में बता रहा हूँ कि डाउन द ग्रुप 1, बाकी तो पढ़ा था, इसमें सिर्फ ये एक बात नहीं थी कि डाउन द ग्रुप 1 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है, ग्रुप 7 में बढ़ता है और इनमें ग्रुप 1 मेटल्स में कम होता है। तो देखो वाकई यूं दिखेगा भी, लिथियम का 181, 98, 63, 39, 28, और ये इस तरह कम होते जा रहे हैं। कहता है विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर लिक्विड्स एट 800 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आपको ये बात बताई गई थी कि कैसे पता लगाते हैं कि लिक्विड कौन किस पॉइंट पे लिक्विड होगा, ठीक है। कहते हैं कौन लिक्विड है एट 800 डिग्री सेल्सियस, तो लिक्विड वही होगा ना जिसका, यानी एट 800 कहता है लिक्विड कौन है। अब देखिए लिथियम का अगर हम क्विकली वो देखें, आपको याद है वो केमिस्ट्री चैप्टर 2 में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इधर अगर लगाएं, मेल्टिंग पॉइंट देखिए इसका 181 डिग्री सेल्सियस है और इसका 1330 बॉइलिंग पॉइंट, तो 800 डिग्रीज पे। अब जरा गौर से देखिए कि आपको याद है ना कि मेल्टिंग पॉइंट से पीछे चीज क्या होती थी, सॉलिड। मेल्टिंग और बॉइलिंग के दरमियान लिक्विड, और बॉइलिंग पॉइंट से आगे गैस होती थी, याद है ना। मेल्टिंग पॉइंट से पीछे वो टेम्परेचर हो तो सॉलिड फॉर्म में है, मेल्टिंग से बॉइलिंग के दरमियान में टेम्परेचर उसका एग्जिस्ट करे तो वो लिक्विड है, और बॉइलिंग से आगे गैस है। तो अब जरा गौर कीजिए कि 800 डिग्रीज पे लिक्विड कौन होगा, तो जाहिर है 800 डिग्रीज इसके बीच में कहीं आएगा, 181 और 1330 के दरमियान में कहीं आएगा, तो लिक्विड जोन ही में आ रहा है। तो एक तो ये लिथियम लिक्विड होगा, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं कि 98, अब देखो ये इसका जो है सोडियम का देखते हैं, 98 मेल्टिंग पॉइंट और 883 बॉइलिंग है। तो सोडियम का देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट 98 है और बॉइलिंग पॉइंट 883 है, तो ये इधर सॉलिड होगा, इधर लिक्विड होगा, इधर गैस होगा। तो 800 अगेन इस 98 और 883 के बीच में कहीं आता है, तो इसका मतलब है कि ये सोडियम भी हमारा लिक्विड होगा, ठीक है। तो अब तक लिथियम लिक्विड है 800 पे, और सोडियम, तो ये वही टेक्निक जो बताई। अच्छा, अब गौर करो कि पोटेशियम 63 और 759 है। अब देखो ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 800 से कम होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 800 से कम है, तो 800 पे तो वो गैस हो गई, पोटेशियम तो 800 पे गैस होगा। तो वही एक नंबर लाइन सी बना के देख लो, रुबीडियम जो है वो 800 पे तो गैस होगी। अगर आप इधर ही इनकी वैल्यूज देखें ना, यहीं पे जरा इसको इस तरह, चलो मैं आपको क्विक तरीका इसका बता रहा हूँ। ये इनके मेल्टिंग बॉइलिंग है, तो 800 इधर, ये सब के लिक्विड जोन्स हैं, तो आप देख लो कि 800 इधर बीच में कहीं आता है, तो ये भी लिक्विड होगा। फिर इसका अगर 98 और 883 है, तो 800 इधर ही बीच में कहीं आता है, तो सोडियम का भी ये भी लिक्विड होगा 800 पे। लेकिन इसका देखिए कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग ये है, तो 800 तो आगे आ रहा है, तो उस वक्त तो ये इस बॉइलिंग पॉइंट से अगली वैल्यू तो गैस होगी। रुबीडियम भी गैस होगी क्योंकि 800 उसका आगे आ रहा है, और सीजियम भी गैस होगी क्योंकि उसका 800 आगे आ रहा है। उसने कहा 800 पे लिक्विड कौन कौन होगा, तो वो लिथियम एंड सोडियम होगा। तो लिथियम एंड सोडियम ऑप्शन सी। तो 21 का सी आप बेशक चेक कर लीजिए, यही होना चाहिए। तो सी 21 का सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, अब कहता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन आर शोन। अब देखिए ये हीलियम है, ये नियॉन है, और ये आर्गॉन है।
हीलियम वैसे 24 होता है, आर्गन नियॉन 1020 होता है, आर्गन 1840 होता है। अब वो कहता है कि विच रो डिस्क्राइब्स दीज गैसेस। तो सवाल बस गौर से पढ़िएगा, नॉलेज आपको सही है तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। देखिए कहता है कि विच रो डिस्क्राइब्स दीज गैसेस। अच्छा आपको पता है ये सारी ग्रुप 8 गैसेस हैं। इन सब का देखो, इस हीलियम का डुप्लेट मुकम्मल है, इसके लास्ट में ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है। तो ये तो स्टेबल है, डोंट रिएक्ट, मोनोएटॉमिक हैं, ग्रुप 8 की सारी फीचर्स आपको पता है। रिएक्टिविटी क्या है, ये अनरिएक्टिव 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 है। रिएक्टिव ये नहीं होते तो ए तो गलत, पूरी बात ही गलत होगी। बी में कहता है अनरिएक्टिव। अच्छा अब फॉर्म ऑफ द गैस क्या है, ये सब अब देखो, ये डायटोमिक डायटोमिक तो इससे तो बी और आपका ये सी ऑप्शन तो इसी बात से गए, तो डी रह गया फिर, जो सही बात है कि देखिए अनरिएक्टिव है, मोनोएटॉमिक है और कंप्लीट आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन 22 का आपका डी इसमें जवाब होगा। ठीक है, 22 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा जरा, कहता है द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर्स of two substances used to make electrical conductors. The diagram shows the structures of two substances used to make electrical conductors. Which statement correctly describes X and Y? अब देखिए X एक मेटल है और Y एक एलॉय है, क्योंकि देखो इसमें अब ये प्योरली एक ही टाइप के एटम्स हैं सारे। ठीक है, और इसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं, लेकिन साथ बीच में एक डिफरेंट रेडियस का दूसरा एलिमेंट मेटल भी है। तो एक्स तो हमें समझ आ गई कि यार चूंकि एक सॉलिड की रेगुलर अरेंजमेंट है तो ये प्योर मेटल्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और वाई जो है यकीनन एलॉयज है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स जुड़े हुए हैं। कहता है व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स एक्स एंड वाई। एक्स इज अ प्योर मेटल एंड वाई इज अ कंपाउंड। नहीं, एक्स इज अ प्योर मेटल एंड वाई इज एन एलॉय। बिल्कुल सही है, 23 का बी ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी बात से मैच कर रहा है। तो फिर कहता है एक्स इज अ सॉलिड एंड वाई इज अ लिक्विड। नहीं, दोनों सॉलिड्स हैं क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, और कहता है एक्स इज हार्डर एंड वाई स्ट्रॉन्गर देन वाई। देखिए ये बात इस तरह तो नहीं होती, एलॉय ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ज्यादा हार्डर होता है। ठीक है, तो खैर बी ऑप्शन इसका 23 का बी चेक करते हैं। 23 का ये बिल्कुल सही आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जरा देखिए 24th में कहता है स्टूडेंट हीटेड द कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम एंड कॉपर। स्टूडेंट हीटेड द कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम एंड कॉपर, द रिजल्ट्स आर शोन। एक स्टूडेंट है, कहता है कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम और कॉपर आप हीट कर रहे हो। तो कंपाउंड हीटेड, जब सोडियम कार्बोनेट है तो कहता है गैसेस रिलीज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड है। अच्छा आपको ये बात पता है बच्चों कि ग्रुप 1 का तो कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज करता ही नहीं। क्यों जी? सोडियम कार्बोनेट एक ग्रुप 1 कार्बोनेट है ना, तो इधर तो ये गैसेस यानी प्रोडक्ट्स बनवा रहा है, ये तो गलत बात है। ग्रुप 1 कार्बोनेट्स का कोई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब कहते हैं कॉपर 2 कार्बोनेट में, जरा देखिएगा कॉपर 2 कार्बोनेट अगर होता यानी CuCO3, तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना। कोई भी मेटल कार्बोनेट ब्रेक हो तो मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो वो ये कह रहा है कि जी ये बना रहा है कॉपर 2 कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कॉपर। ये तो कुछ गड़बड़ बात लग रही है, कॉपर नहीं कॉपर 2 का ऑक्साइड, तो ये दूसरी बात भी गलत है। ठीक है, थर्ड में वो कहता है कि सोडियम नाइट्रेट ऑक्सीजन ओनली एंड सोडियम नाइट्राइट। अच्छा वैसे अगर 1 और 2 कंफर्म गलत बातें, समझ रहे हो, इसमें देखो आपको इस तरह हेल्प हो रही है। अब हमने हमने सोडियम नाइट्रेट का नहीं पढ़ा हुआ डीकम्पोजिशन, बट जब कंफर्म ये वाली गलत बात है, ठीक है 1 और 2 वाली आउटराइटली गलत बात है, तो नाइट्रेट्स जो है ना वो मैंने कहा था उसमें एक्सेप्शन वो क्वेश्चन में दिया करेगा। और इधर कॉपर 2 नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और कॉपर 2 ऑक्साइड, तो ये आपको पता है ना कि जब मेटल का नाइट्रेट ब्रेक होता है तो मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो ये 3 और 4 दोनों दुरुस्त बातें हैं। 3 और 4 यानी सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो 24th का सी आप मान लो। तो इस सवाल को इस तरह हमने किया कि 1 और 2 तो कंफर्म गलत है, तो 3 और 4 आर करेक्ट, तो यही इसमें आ रहा है। तो अब जिस जिस ऑप्शन में वो आपका 1 और 2 आ रहा है, तो देखो इसमें 1 आ रहा है ये भी गलत है, इसमें 2 वाला आ रहा है ये भी गलत है, तो ये 3 और 4 ठीक आंसर होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, अब चलिए 25th क्वेश्चन में कहता है कि जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर जिंक ब्लेंड यूजिंग टू केमिकल रिएक्शन। जिंक ब्लेंड इज जिंक सल्फाइड को कह रहा है वो, और ये इस तरह जिंक ऑक्साइड। तो अब कहता है व्हिच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन रिएक्शन 1 एंड 2। अब जरा आप देखिए कि यहाँ पे जिंक 2 प्लस था, इधर 2 माइनस है, यहाँ ऑक्सीजन 0 है, इधर जिंक 2 प्लस है, 2 माइनस है, इधर सल्फर 4 प्लस है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अच्छा, आपको याद है सल्फर डाइऑक्साइड में अगर सल्फर का चार्ज जानना हो तो इस पूरे कंपाउंड को ओवरऑल 0 के इक्वेट करके x इंटू 1 ये निकालना सिखाया था ना, और ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव होता है तो -2 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो ये x -4 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 4 प्लस। तो ये जिंक सॉरी सल्फर का आ जाएगा 4 प्लस। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ रिएक्शन 1 में। अब देखिए जिंक जो है वो 2 प्लस से 2 प्लस ही रह रहा है, सल्फर 2 माइनस से 4 प्लस हो गया, तो ये 2 माइनस से 4 प्लस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन जो है 0 से 2 माइनस हो रहा है, यानी ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो रिएक्शन 1 में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, और 2 वाले में देखिए ये जिंक 2 प्लस है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, कार्बन 0 है, जिंक 0 है, कार्बन का 4 प्लस है, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव। अब देखिए जिंक 2 प्लस से 0 पे आ रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। उस तरह भी आप देखो तो जिंक ऑक्साइड दूसरे में हो रहा है, तो पहले में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और दूसरे में जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो पहले रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और दूसरे में जिंक ऑक्साइड। तो 25th का बी ऑप्शन इस केस में जवाब होगा। तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स के लॉस गेन से सोच लो, या अच्छा इस तरह भी आप देख सकते हो कि देखो ऑक्सीजन 0 से 2 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, राइट, तो यही रिड्यूस होगा। और इसी तरह 2 प्लस से ये 0, अब देखिए 2 प्लस से 0 होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स वापस, ये 2 प्लस का मतलब तो इसने लूज किए हुए थे, वापस गेन कर लिए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। तो रिडक्शन इस इन दो के साथ हो रही है, रिएक्शन 1 में ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन 2 में जिंक ऑक्साइड के साथ। 25 का बी ऑप्शन कंफर्म होना चाहिए, जरा देख लेते हैं 25 का बी, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि 4 मेटल्स जिंक M, copper and magnesium are reacted with aqueous solutions of their nitrates, ठीक है, the results are shown। अब देखिए वही displacement reactions of metals from their aqueous solutions है कि मैग्नीशियम का रॉड जब मैग्नीशियम नाइट्रेट में डालोगे तो डैश उसने शेड किया हुआ, यानी इधर कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब मैग्नीशियम का रॉड जब M के नाइट्रेट में डाला तो टिक मार्क कहता है रिएक्ट हुआ है, क्रॉस मतलब नो रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैग्नीशियम का रॉड आप डालो M के नाइट्रेट में और रिएक्शन अगर हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन M। तो हमें ये ऑर्डर समझ आ रहा है कि मैग्नीशियम M से ज्यादा रिएक्टिव है, तो सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर होगा और M नीचे होगा। फिर कहता है मैग्नीशियम जब हमने कॉपर के नाइट्रेट में डाला तो टिक मार्क यानी रिएक्शन हुआ है, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम अब हमें M का नहीं पता कि ये M क्या चीज है, तो हम इसको इसके साथ लेवल में मिलाते हैं कि जी मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है कॉपर से भी और M से भी। फिर मैग्नीशियम को जब हमने जिंक के नाइट्रेट में डाला तो भी रिएक्शन हुआ, तो इसका मतलब है, अच्छा अब ये तो हमें पता है ना कि किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस, फिलहाल तो M। अच्छा अब ये M आ रहा है, अभी इसमें ये कॉपर आ जाएगा और ये जिंक आ जाएगा, यानी मैग्नीशियम जो है वो इन तीनों से मोर रिएक्टिव, ठीक है। और फिर आपको जिंक और कॉपर का तो आपस का पता ही है कि जिंक मोर रिएक्टिव है। फिलहाल हम देख लेते हैं, चलें। फिर जब जिंक को हमने डाला मैग्नीशियम नाइट्रेट में तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है जिंक इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। फिर जब जिंक को हमने M के नाइट्रेट में डाला तो टिक मार्क यानी रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब है कि जिंक जो है वो इस M से ज्यादा रिएक्टिव है, M से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, क्योंकि टिक मार्क लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमें ऑर्डर कुछ समझ आ रहा है फिर कि ये मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम के बाद ही ज़ाहिर जिंक आता है, और फिर M और कॉपर। फिलहाल हम इनमें कंपैरिजन नहीं कर सकते, कि इतना तो हमें समझ आ गया है कि
जिंक एम से ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम एम और कॉपर को देख लेते हैं। तो अब जिंक, जब जिंक के नाइट्रेट में ही डालोगे तो जाहिर है वो तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए, जब आपने एम को डाला मैग्नीशियम के नाइट्रेट में तो क्रॉस है, यानी एम लेस रिएक्टिव है जिंक से। फिर जब एम को आपने एम के नाइट्रेट में ही डाला तो ये तो कुछ नहीं करेगा। फिर जब आपने एम को कॉपर के नाइट्रेट में डाला, एम को जब आपने कॉपर के नाइट्रेट में डाला तो ये क्या बन रहा है अब, सी एम को जब आपने कॉपर के नाइट्रेट में डाला तो इट गेव यू, यानी एम जो है वो रिएक्शन हो रहा है ना, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब है एम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इतना हमें अब समझ आ गया कि देखिए ये इसका मतलब है कि कॉपर से भी वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इनका ऑर्डर फिर ये बनना चाहिए कि मैग्नीशियम मोस्ट रिएक्टिव है और जिंक उससे सेकंड नंबर पे है, फिर एम है और फिर कॉपर। देखिए एम ने जाके कॉपर नाइट्रेट के साथ भी रिएक्ट किया, तो इसका मतलब है एम ने कॉपर को डिस्प्लेस आउट किया होगा। और कहता है एम जो है वो जिंक नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है एम जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से। तो ये इनका करेक्ट ऑर्डर मेरे हिसाब से बनता है। तो अब वो कहता है अच्छा, कॉपर को जब डाला मैग्नीशियम से भी नहीं किया, एम से भी नहीं किया, अपने से तो करता ही नहीं, और जिंक से भी नहीं किया, तो इसका मतलब है कॉपर इज एट द एंड। तो इनका सही रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, कहता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज फोर मेटल्स स्टार्टिंग विद द मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद जिंक है, तो मैग्नीशियम, जिंक, एम एंड कॉपर। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो ये वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय अदर फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशंस, सॉरी, वो जो नहीं हम करते थे एक रिएक्शन इस तरह का कंटेनर में, इधर सोल्यूशन लेते थे और ऊपर से एक रॉड ऑफ द मेटल डालते थे, तो वो रॉड अगर मोर रिएक्टिव होता था इस सोल्यूशन में मौजूद कैटाइन से तो ही वो रिएक्शन अकर होता था। तो इसका मतलब है 26 का डी ऑप्शन। जरा हम चेक कर लेते हैं कि 26 का ये डी ऑप्शन ही इसका आंसर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे see it says कि which property of aluminium makes it useful in the manufacture of aircraft। देखिए आपको पता है एल्यूमिनियम के यूजेस में कि इट्स यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज। तो एयरक्राफ्ट बॉडीज के लिए इसलिए होता है ये क्योंकि ये एक बहुत लो डेंसिटी मटेरियल है, एक लाइट वेट होता है। तो एयरक्राफ्ट के अंदर इसको मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट बॉडीज में ये इसलिए इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम, क्योंकि ये बहुत एक लो डेंसिटी मेटल है। तो इसका मतलब है कि ये सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा वो कहता है 28 में कि द एग्जॉस्ट गैसेस, कहता है द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम कार्स कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए एक सवाल है, कहता है कि द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम कार्स कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाउ आर दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड। तो वो कहता है कि ये जो एग्जॉस्ट निकलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, आपको पता है कि इसमें नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड निकलती है और नाइट्रोजन का डाई ऑक्साइड निकलता है इस तरह से। तो एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम कार्स में ये दो ऑक्साइड्स होते थे, याद है। कहता है हाउ आर दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड। तो ये आपको पता है कि जब गाड़ी के इंजन में फ्यूल बर्निंग के लिए एयर अंदर आती है, याद है, एयर अंदर आती है, तो एयर में 79% नाइट्रोजन भी तो मौजूद है। तो वो नाइट्रोजन जो है बर्न करती है इंजन के अंदर और फिर ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होते हैं। ये हमने एयर एंड वाटर के टॉपिक में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। तो हाउ आर दीज ऑक्साइड्स फॉर्म्ड, कहता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर रिएक्ट टुगेदर एट हाई टेम्परेचर इन द इंजन। ये तो यही जवाब मिल गया हमें ए ऑप्शन पे ही, कि देखिए ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये ऑक्सीजन यानी एयर की से, यानी जब आप वो फ्यूल बर्न करने के लिए अंदर एयर लाते हो तो इंजन के अंदर एयर जो है उसमें नाइट्रोजन भी साथ साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे बर्न होकर यही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देते हैं। तो बाकी बातें तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं। 28 का ए, ये डायरेक्ट फैक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। तो अच्छा 27 का हमने पिछला आंसर नहीं देखा था, वो सी है, और 28 का ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब जरा चलें 29 में। कहता है वाटर कैन बी ट्रीटेड बाय फिल्ट्रेशन देन क्लोरिनेशन, व्हिच डज नॉट नीड वाटर ऑफ
कहता है विच यूजर्स डू नॉट नीड वाटर ऑफ दिस क्वालिटी। अच्छा, फिल्ट्रेशन एंड देन क्लोरिनेशन के लिए तो हम ड्रिंकिंग वाला पानी जो पानी पीते हैं हम, उसके लिए हम उसको पहले क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन फिर क्लोरिनेशन करते हैं। तो कहता है विच यूजर्स डू नॉट नीड वाटर ऑफ दिस क्वालिटी। वाटर फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्रीज, तो कूलिंग के लिए तो हमें इस तरह के पानी की जरूरत नहीं है। क्लोरिनेशन इंडस्ट्रियल वाटर के लिए तो जरूरत नहीं है। वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स के लिए भी जरूरत नहीं है। बट वाटर फॉर ड्रिंकिंग के लिए सिर्फ ये हरकत इनफैक्ट सिर्फ हम करते ही पानी पीने वाले के लिए कि उसमें जरासीम मर जाए, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जाना। तो इसका मतलब है 1 and 2 ओनली। तो इसका आपका 29th का बी ऑप्शन बनता है, 1 and 2 ओनली। ठीक है जी, 29th का बी इज द आंसर। तो ये आपके पास 29th का बी ऑप्शन ये बना। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30th में कहता है सम ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन कार्बन साइकिल आर शोन। कहता है सम ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन कार्बन साइकिल आर शोन। नंबर 1 में कहता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है जी, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे रहा है। अच्छा, आप एक बात ये सोचिए, कहता है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द प्रोसेसेस। देखिए, ग्लूकोज बर्न करके ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कौन सा एक रिएक्शन हो रहा है? कि देखें, ग्लूकोज का जिक्र जब आए तो आपको सबको पता है बच्चों कि ये आपका बेसिकली रेस्पायरेशन का रिएक्शन था। अगर आप गौर से जाकर उसकी इक्वेशन भी देख लें कि रेस्पायरेशन में यही होता था ना कि ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद एनर्जी की बात हम पढ़ते थे। फिर सेकेंड वाला रिएक्शन में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये तो कंफर्म नजर आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, पानी, रूट से, प्लांट्स एब्जॉर्ब करके ये फोटोसिंथेसाइज करते हैं। तो दिस इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तीसरे में क्या होगा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, अब मीथेन प्लस ऑक्सीजन बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे रहा है। तो ये रिएक्शन तो कंबस्शन का रिएक्शन है। तो आप इसमें अब हिसाब लगा लें कि नंबर 1 जो है वो फॉर रेस्पायरेशन है, नंबर 2 जो है वो कंबस्शन है, सॉरी फोटोसिंथेसिस है, और 3 वाला कंबस्शन है। तो डी ऑप्शन इस केस का जवाब होगा। तो सी इस तरह वो नोट्स को इन्वॉल्व करता है। जो बातें अब पक्की दिमाग में पूरा कोर्स वर्क होगा तो ही ये चीजें समझ में आएंगी। 30th का डी ऑप्शन। ठीक है। इसी तरह आप देखिए 31 में कहता है द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ पेंट अफेक्ट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये आयरन है और ये पेंटेड आयरन। कहता है व्हाट हैपेंस टू द वाटर इन द ट्यूब्स पी एंड क्यू। देखिए बच्चों, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि क्यू वाले में तो पेंटेड आयरन है। तो इसमें अच्छा एक बात याद रखें, देखें इसके अंदर सारी एयर है, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। अब एयर में से 20% ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद आयरन, राइट, उसको रस्ट करती है। तो हवा में हमेशा 20% ऑक्सीजन है जो रिएक्ट करेगा लोहे से और उसको रस्ट करेगा। लेकिन जो पेंटेड आयरन है, इसमें जो हवा में ऑक्सीजन मौजूद है ये तो इसके साथ रिएक्ट करके रस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि ट्यूब क्यू के अंदर तो कोई चेंज अगर नहीं होना चाहिए। पानी असूलन तो देखें ना, ये जब ऑक्सीजन हवा में मौजूद इससे रिएक्ट करेगी तो अंदर आपके पास अब इस एयर में से 80% रह जाएगा। तो ये लेवल यहाँ से चढ़ जाता होता है हमेशा। लेकिन चूंकि पेंटेड आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग, तो इसलिए क्यू वाली ट्यूब में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें कोई चेंज ना आने वाला तो एक ही ऑप्शन। और पी में क्या होगा कि जब वो 20% ऑक्सीजन इस लोहे से रिएक्ट करेगी तो अंदर अब आपके पास कितनी ऑक्सीजन रह जाएगी, 80%, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, 80% ऑफ एयर लेफ्ट ओवर रह जाएगी। तो 80% का मतलब है कि पानी उस 20% को जो, देखिए ना, इस आयरन ने सपोज इस 20% ऑक्सीजन को सक आउट कर लिया, तो उसका जगह बनाने के लिए जाहिर है इधर से पानी का लेवल राइज अप करेगा ताकि अब अंदर 80% हवा ऐसे रह जाए। तो पी में लेवल पानी का जो है वो राइज करेगा और क्यू में नो चेंज होगा। तो राइजेस एंड नो चेंज, ये डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो 31 का डी इस केस में जवाब। ठीक है। 32 में क्या हो रहा है अब जरा ये देखिए।
कहता है अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन द हेबर प्रोसेस, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन द हेबर प्रोसेस। कहता है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन, ठीक है। तो अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन द हेबर प्रोसेस, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। तो ये आपके पास रिएक्शन है, कहता है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, अब आपको ये जब बताया था मैंने कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो कह रहा है, तो इसका मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। फॉरवर्ड में एक्सो है तो इसका मतलब है कि ये लो टेम्परेचर है, ठीक है, और बैकवर्ड में एक्सो है। एक्सो फेवर होता है जब टेम्परेचर आप हाई करते हो, तो याद रखिए टेम्परेचर जब आप हाई करते हैं तो एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन तेज हो जाती है, और जब आप टेम्परेचर लो करते हैं तो एक्सोथर्मिक वाली डायरेक्शन तेज हो जाती है। और वो कहता है कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन कहता है एक्सोथर्मिक। कहता है which conditions of temperature and pressure produce the highest yield of ammonia, which conditions of temperature and pressure produce the highest yield of ammonia। तो आपने ये देखना है कि कौन सा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं हाईएस्ट यील्ड ऑफ अमोनिया। तो अब जरा ये देखिए बच्चों कि इसमें हाईएस्ट यील्ड ऑफ अमोनिया, अमोनिया की हाईएस्ट यील्ड आपने बतानी। तो टेम्परेचर तो जाहिर है आप लो करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा, याद है टेम्परेचर लो करेंगे तो एक्सो की डायरेक्शन तेज होगी, अमोनिया ज्यादा बढ़ेगा। तो टेम्परेचर तो लो या लो करना पड़ेगा। तो ए और बी तो गए, इट्स ईदर सी या डी, ठीक है जी। तो अब जरा देखिए कि टेम्परेचर तो लो करने से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो की डायरेक्शन तेज होगी तो ज्यादा होगा। प्रेशर जो है, अब देखिए यहाँ पे 3 मोल्स ये और 1 मोल नाइट्रोजन का टोटल 4 मोल्स इस तरफ हैं और इधर 2 मोल्स हैं। तो अब प्रेशर जो है, याद है प्रेशर को जब आप हाई करते हो, बढ़ाते हो, तो ही ग्रेटर मोल्स टू लेसर मोल्स इक्विलिब्रियम जाता है और अमोनिया ज्यादा बने। तो इसका मतलब है कि प्रेशर फिर इंक्रीज जो है हाई करना पड़ेगा। प्रेशर हाई करोगे तो मोर मोल्स टू लेस मोल्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इस लिहाज से तो सी ऑप्शन ही करेक्ट बात बता रहा है, डी इसलिए गलत हो गया। तो सी बात तो आपकी 32 का बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 33 पे आइए अब जरा। 33 में कहता है विच रो शोज द कंडीशंस यूज्ड इन द कांटेक्ट प्रोसेस। तो देखिए कांटेक्ट प्रोसेस में टेम्परेचर 450, वेनेडियम 5 ऑक्साइड। अच्छा, प्रेशर हमने तो याद है 1 atm पढ़ा था, लेकिन आप सोचिए कि क्लोजेस्ट आंसर इसमें क्या आ रहा है कि टेम्परेचर वही 450 है। अब या तो जाहिर है ये होगा, ये होगा। ये 200 atm तो हेबर प्रोसेस में था। तो इसमें क्लोजेस्ट सी कंडीशंस जो हैं वही बन रही हैं कि देखिए डायरेक्ट, वैसे आपसे कभी पूछे तो 1 atm ही बोलो, बट इधर उसने 2 क्लोजेस्ट चलो कह दिया तो मान लेते हैं कि 450, 2 atm और वेनेडियम 5 ऑक्साइड। 33 का सी ऑप्शन will be considered as the correct answer, 33 का सी। अब जरा देखिए बच्चों इसमें 34th वाले, देखिए 34th में कहता है द डायग्राम represents a lime kiln used to heat limestone to a very high temperature। देखिए कहता है द डायग्राम represents a lime kiln used to heat limestone to a very high temperature, ठीक है जी। अब उसने सवाल ये दिया हुआ है, तो अब वो कहता है कि वो what leaves the kiln at X, what leaves the kiln at X। अब इसमें सीधी सी बात है, कहता है द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ लाइम किल्न यूज्ड टू हीट लाइमस्टोन टू अ वेरी हाई, थे कैल्शियम कार्बोनेट को। जब इसको आप एट अ वेरी हाई टेम्परेचर हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सीधी सी बात आपने ये देखनी थी कि देखिए इधर से लाइमस्टोन को जब आपने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी, और यहां से तो अब देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो गैसेस तो हमेशा हॉट गैसेस तो राइज करके बाहर चली जाती हैं। पीछे कैल्शियम ऑक्साइड जो बचेगा सॉलिड पाउडर, वो सारा इधर से गिर के बाहर आएगा। तो दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। यानी सीधी सी बात देखें, इसमें इसने कोई नया प्रोसेस ऐसा नहीं बताया जो हमने ना पढ़ा हो। वो सिंपली कह रहे हैं कि लाइमस्टोन को आप क्या कर रहे हो, आप लाइमस्टोन को हीट कर रहे हो,
अब ये लाइमस्टोन बीच में ये जगह पे पड़ा हुआ है, तो जब लाइमस्टोन हीट होगा तो आपको पता है कि ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होकर ऊपर एग्जिट करती है, और कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड ऑक्साइड है, तो वो इधर से नीचे जो है वो एक्स से फॉल करके बाहर निकलेगा। तो कैल्शियम का सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब जरा देखिए 35th में कहता है विच फ्यूल कुड बी गैसोलीन। गैसोलीन हम कहते हैं बेसिकली पेट्रोल को, ठीक है। गैसोलीन बेसिकली हम पेट्रोल को कहते हैं। अब वो कहता है इज इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। यस, गैसोलीन यानी पेट्रोलियम आपका क्रूड ऑयल है ना सारा, तो उसी से तो ये प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल। तो गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं, तो पेट्रोलियम से ही यस वाली साइड पे हम जाएंगे कि पेट्रोल से ही प्रोड्यूस होता है, पेट्रोलियम से। और फिर कहते हैं इज इट यूज्ड एज फ्यूल फॉर कार्स। यस, पेट्रोल कार्स के लिए ही तो यूज होता है, लाइट इंजन व्हीकल्स के लिए। तो सवाल को पूछने का उसने तरीका क्या, आप देखो, जिसको ये भूला हुआ था कि गैसोलीन पेट्रोल को ही कहते हैं, तो वो परेशान होगा इसमें। तो 35 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो C35 का ए विल बी द आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अब 36 पे देखिए, कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज इज नॉट करेक्ट। कौन सी बात होमोलोगस सीरीज के बारे में कहता है करेक्ट नहीं है। तो तीन बातें करेक्ट होंगी। पहली बात कि जी उसने कहा है कि ऑल होमोलोगस सीरीज आर हाइड्रोकार्बन्स। यार ये बात तो गलत नहीं है, यही ढूंढनी थी ना नॉट करेक्ट वाली। देखिए एल्केन्स कार्बन्स है, एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन एल्कनॉल की होमोलोगस सीरीज तो हाइड्रोकार्बन नहीं है, ना एल्कनोइक एसिड्स की हाइड्रोकार्बन है। वो ऑल होमोलोगस सीरीज आर हाइड्रोकार्बन्स। ये तो बात पर पकड़ी गई यहीं पे। फिर अगली बात है, चेक कर लेते हैं। कहता है मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल, देखिए जैसे एल्कनॉल में सबका OH है, एल्कनोइक में सबका COOH है, तो ये बात तो सही है। सी में कहता है मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही है। एंड द एल्केन्स आर एन एग्जांपल ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। बिल्कुल, एल्केन्स आर एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, 36 का ए इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब आइए जरा नेक्स्ट 37 इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कहते हैं इन ब्राइट सनलाइट इथेन एंड क्लोरीन कंबाइन इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, व्हिच कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड इन दीज रिएक्शंस। तो कहता है ब्राइट सनलाइट में इथेन एंड क्लोरीन कंबाइन इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये हमें पता है कि इथेन और क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। कहता है व्हिच कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड इन दीज रिएक्शंस। अब देखिए आप गौर कीजिए कि अगर इथेन है तो इथेन इज C2H6 प्लस क्लोरीन। तो ये वो यूवी रेस की प्रेजेंस में, आपको याद है इधर से एक क्लोरीन इनके साथ जुड़ता है रिप्लेस होके, तो ये C2H5Cl बनेगा। आपको याद है 6 में से एक रिड्यूस होके H5 हो जाएगा, और Cl2 में से एक Cl इनके साथ जुड़ जाता है, और प्लस दूसरा कंपाउंड इसमें बनता था प्लस HCl। ठीक है जी। तो अब देखिए फिर अगले केस में यानी हर दफा एक एक हाइड्रोजन कम होगा। वो कह रहे कौन सी चीज नहीं बनती। तो आप ये देखिए कि पहले स्टेज में ये C2H5Cl प्लस HCl, तो HCl भी बनता है। कहता है विच इज नॉट फॉर्म्ड। तो ये तो फॉर्म होता है, ठीक है। C2H4Cl2 ये भी हाँ ये भी फॉर्म होगा, क्योंकि देखो अब नेक्स्ट स्टेज में जब ये तो पहला स्टेज था ना, फिर सेकंड स्टेज में आपको याद है फिर यही वाला कंपाउंड जो है, यही वाला C2H5Cl जो है वो मजीद क्लोरीन से रिएक्ट करके ये बनाएगा C2H4Cl2।
प्लस HCl। याद है ना 1 by 1 वो जो तरीका बताया था कि इसमें अब H5 में से ये एक कम हो जाएगा क्योंकि एक और Cl इधर से इसके साथ जुड़ के Cl2 बना ले, तो C2H4Cl2 भी तो इसमें बनता है। देखो ये भी तो फॉर्म हो रहा है। फिर अब ये जो है C2H5Cl ये भी फॉर्म हुआ था। देखिए ये भी C2H5 ये वाला पहले स्टेज में ही बन गया था, लेकिन C2H3Cl ये फॉर्म नहीं होता। ठीक है, ये समझो कि ये वाला कंपाउंड किसी भी स्टेज में फॉर्म नहीं हो रहा। आप बेशक बना के देखो। देखिए ना इसमें अगले स्टेप में तो ये अगर मिसाल थर्ड स्टेज में हम जाते हैं, ये तो सेकंड स्टेज है ना, ये फर्स्ट स्टेज थी, थर्ड स्टेज में जाते हैं तो यही वाला C2H4Cl2 फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ये तो C2H3Cl3 बनेगा। देखिए ना एक और क्लोरीन उसमें ऐड हो जाएगा तो ये तो Cl3 बनेगा। तो यहाँ तो Cl1 बनवा रहा है वो C2H3 के साथ, तो ये A वाला फिर फॉर्म नहीं हो सकता 37th का। इसका मतलब है 37th का A ऑप्शन, दिस कैन नॉट फॉर्म। ठीक है जी, 37th का A ऑप्शन। अब 39th पे आकर देखिए, कहता है द स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स आर शोन। द स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स आर शोन। कहता है which molecules react together to form the ester propyl methanoate। कहता है which molecules react together to form the ester propyl methanoate। अच्छा बच्चों अब जरा देखो कि ये जो प्रोपाइल मिथानोएट है इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए प्रोपाइल का मतलब है इसमें एल्काइल जो बनता था वो प्रोपाइल यानी C3H7। याद है एस्टर्स के नाम में एल्काइल वाला पार्ट लेटर स्टेज पे लिखते हैं और मिथानोएट में मेथ का मतलब है, याद है इसमें HCOO। मिथानोएट में मेथनोइक एसिड है ना, तो HCOO C3H7 बनेगा। ये है प्रोपाइल मिथानोएट का एस्टर। अब जाहिर बात है कि इसमें जो एसिडिक पार्ट यूज हुआ है वो ये वाला एसिड इधर से पता लगता है अल्कनोइक एसिड का। ठीक है, दिस पार्ट केम फ्रॉम अल्कनोइक एसिड। ठीक है जी, इट कम्स फ्रॉम अल्कनोइक एसिड। एंड ये जो ये वाला पार्ट होता है दिस कम्स फ्रॉम एल्काइल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एल्कनोइक एसिड, इसका मतलब है कि मेथानोएट बता रहा है कि ये मेथनोइक एसिड। ठीक है, दिस मस्ट हैव कम फ्रॉम मेथनोइक एसिड। एंड एल्काइल बता रहा है कि ये एल्कनॉल से आया है। तो ये कौन सा एल्कनॉल है, सॉरी सी इट कम्स फ्रॉम C3H7 है, तो ये इसका मतलब है कि प्रोपेनॉल से आया है। ठीक है, दिस मस्ट हैव कम फ्रॉम प्रोपेनॉल। तो अब मेथनोइक एसिड तो HCOOH है और प्रोपाइल से पता लगा कि C3H7OH है। तो अब जरा देखिए C3H7OH कौन है, C3H7OH, तो इसका मतलब है कि ये एस्टर बना होगा इस रिएक्टेंट से और इस मेथनोइक एसिड से। सी दिस इज मेथनोइक एसिड के एक COOH और H, तो 1 और 3 ने बनकर मिलकर ये बनाया होगा आपका कंपाउंड। तो 39th का B ऑप्शन इसका आंसर है। तो 39th का पिछला आंसर हमने चला 38th का चेक नहीं किया, सॉरी मैंने 38th किया ही नहीं। चलो खैर पहले ये कर लेते हैं फिर उस पर चले जाते हैं। तो 39th का B ऑप्शन ये करेक्ट है। 38th पे जरा आ जाइए, सॉरी स्किप हो गया मुझसे, मुझे लगा शायद इसकी वर्किंग इधर ही हुई है। अच्छा 38 में कहता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वस एथेनोइक एसिड। देखिए एथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है तो आप सोचिए कि अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, वो तो एल्कीन्स का काम है। याद है एल्कनोइक एसिड्स ऐसा कोई हरकत नहीं करते। तो क्रॉस का मतलब है कि ये हरकत नहीं करता। तो या तो ये C ऑप्शन है या D है, क्योंकि क्रॉस है। डीकलराइज ब्रोमीन वाटर एल्कनोइक एसिड नहीं, एथेनोइक नहीं करता। फिर देखिए इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ये करेगा क्योंकि ये एक एसिड है और कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस है, तो ये रिएक्शन टिक मार्क यानी करेगा। अब सी में अब तक ये बात ठीक जा रही है, इधर क्रॉस हो गया तो जवाब तो मिल गया। फिर टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू, तो आप ये देखिए कि एसिड्स ABR करते हैं ना, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, तो ये तो रेड को ब्लू करा रहा है, तो ये क्रॉस होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कौन सा ऑप्शन, C वाला ऑप्शन
इन सारी बातों को वो कर रहा है कि डीकलराइज ब्रोमीन वाटर को नहीं करता ये क्रॉस, फिर रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कनोइक एसिड्स मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, टिक मार्क है, और टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू नहीं करता, ब्लू को रेड करता है क्योंकि एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस पेपर। तो 38 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जरा एक बार चेक भी कर लेते हैं। 38 का सी। फिर जरा देखिएगा अब इस 40th में वो कहता है कि जी ब्यूट वन इन हैज द स्ट्रक्चर ये, यानी ब्यूट वन इन या सिंपली ब्यूटीन एक ही बात, ठीक है। अब वो कहता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉली ब्यूट वन इन। तो पॉली ब्यूट वन इन में यही शक्ल होगी, सिर्फ ये डबल बॉन्ड हटकर लाइनें लग जाएंगी। तो आप जरा इसमें ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन, जरा देखिए इसको मैं अगर इस मोनोमर का स्ट्रक्चर बनाऊं तो CH3 का मतलब है कि CH3 ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके। अभी देख लेते हैं, चलें CH2 है, फिर तो CH के साथ यूं CH2 आ रहा है, और फिर ये CH है, ठीक है जी, और फिर ये डबल बॉन्ड CH2 है। तो आपको याद है कि ये इस किस्म की शक्ल अब ये इसमें यूं बन रही है। तो आपने इसमें ये देखना है कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर जो है वो पॉली ब्यूट वन इन का है। तो देखने की बात ये है, देखिए जरा पॉली ब्यूट वन इन का जो जो शक्ल है वो कैसे बनेगी, जरा हम ये देखते हैं। अच्छा, आप ये देखो कि अब इसमें पॉली ब्यूट वन इन की शक्ल किससे मैच करती है, मैच करानी। देखिए इस शक्ल से ना मैं एक आपको, और वो जो याद है पॉलीमर्स में हम वर्टिकल रेक्टेंगुलर डिजाइन बनाते थे, तो उसमें डबल बॉन्ड ही हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन होता था। तो मैं अगर इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे ले आऊं, सी, इस सी डबल बॉन्ड सी को ऐसे ले आऊं, और उसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक एच ऊपर लगा हुआ है, एक एच नीचे लगा हुआ है। तो मैं अगर उसके साथ मिसाल के तौर पे एक एच ऊपर इधर लगा लूं और एक एच नीचे ऐसे लगा लूं, ये वाले जो दो क्रॉस दिखाए हुए मैं सीधे दिखा देता हूं, और इस कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ ये वाला एच, ठीक है, एक ऊपर दिखा देते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा कि ये एक ऊपर दिखा देते हैं, और ये जो बाकी पूरा मॉलिक्यूल है ये वाला, जिसमें ये देखो ये CH2 और CH3, अगर मैं इसको यूं दिखा दूं CH2 CH3, जिस तरह उसने इसको कंबाइंड शक्ल यूं दी हुई है, तो अब ये इसका मोनोमर की डिजाइन है। अब इससे मिलती जुलती शक्ल देखो, हमें इधर दिख रहा है कि ये C के साथ ऊपर नीचे एक H आ रहा है, ठीक है, देखो एक H आ रहा है, और फिर एक H इधर आ रहा है इस साइड पे, और एक CH2 CH3, तो ये CH2 CH3 ऐसे आ रहा है। तो इन सारों की शक्ल इस मोनोमर से इस बी की ही मैच करती हुई फील हो रही है। बाकियों में आप चेक करके देख लो कि यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पे जो इस कार्बन के तो ऊपर नीचे एक एच होना चाहिए, यहाँ तो एक एच है, ऊपर तो एच है ही नहीं, तो इसलिए ये सी वाली शक्ल नहीं हो सकती। फिर इसमें भी देखो, इस कार्बन के ऊपर और नीचे एक एच तो है, यहाँ एक एच है ऊपर नहीं है, इधर एक एच है ऊपर नहीं है, तो इस तरह आपने रिजेक्ट करना है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, फिर इसमें देखिए यहाँ पे कार्बन के नीचे ऊपर तो एच है, ठीक है, बट इस साइड पे फिर एक एच और एक CH2 CH3 होना चाहिए, तो इधर भी दोनों में एच है, तो इसका मतलब है ए नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन इसमें सबसे क्लोजेस्ट मैच करता दिख रहा है। 40th का आप चेक कर लीजिएगा, 40th का बी, ठीक है, तो 40th का बी ऑप्शन। तो उम्मीद है बच्चों आपको इससे कुछ फायदा होगा, और एक दफा फिर 5वीं दफा एक तरह से सिलेबस रिकॉल हो रहा है। तो जीसी वाले आईजी वाले जीसी के पेपर्स मैंने इसीलिए अभी फिलहाल आईजी का ज्यादा किया है कि कोर्स रिवीजन इससे बड़ी जबरदस्त हो जाती है। तो जीसीई की ऑटोमेटिकली आपके फिर क्वेश्चंस अगेन नहीं होंगे, तो ये बात समझने की कोशिश करें, देयर विल बी न्यू क्वेश्चंस ईच टाइम, सो यू हैव टू थिंक, समझ कर नोट्स रिवीजन रख के फिर आप उसको अटेम्प्ट करें। थैंक यू।